हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। सीमैट एग्जाम की डेट आपके आ चुके हैं एंड आपके पास अब लिमिटेड टाइम है पूरी की पूरी प्रेपरेशन करने का, रिवीजन करने का। एंड इस साल आपको पता है सीमैट एग्जाम में आपका नया सेक्शन ऐड हुआ है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके 20 क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। अगर आपने ये सेक्शन अच्छे से कर लिया, मास्टर कर लिया, तो भाई इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। एंड क्योंकि एक नया सेक्शन है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसी का बेनिफिट लेके आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको भाई कंप्लीट नोट्स पढ़ाने वाला हूं, एक एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, जितने भी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो सब आपको कराऊंगा। तो बहुत ही एक डिटेल वीडियो रहने वाली है। चाहे आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हो जिन्होंने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ, चाहे वो पेन ड्राइव कोर्स हो, सीमैट क्रैश कोर्स हो, या फिर लाइव क्लासेस ज्वाइन किए हो, या फिर आप हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हो, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो। अगर आप सीमैट एग्जाम के लिए जा रहे हो, एक एक चीज मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं जिससे आपकी पूरी प्रेपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। आपको नोट्स भी कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, उसका एक तरह का आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड एंड में आपको काफी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव ये सेक्शन रेडी हो जाए। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना। एक सजेशन, एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि अपनी नोटबुक ले लो एंड प्रॉपर इसके नोट्स बनाते रहो ताकि एग्जाम में आप सिंसियरली इसका रिवीजन कर सको। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के नोट्स चाहिए तो ये सारे के सारे नोट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, स्टडीबज़ एजुकेशन। यहां पे आप जाके फॉलो कर सकते हो पेज को। यहां पे आपको बहुत सारे पोस्ट दिख जाएंगे जिसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा इस पूरी वीडियो के, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सेक्शन का सिलेबस क्या है, तो जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपके सामने है। जितने भी टॉपिक्स होते हैं स्टार्टअप रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, बिजनेस अवेयरनेस रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें आपसे यहां पूछी जाएंगी। जैसे आइडिया जनरेशन क्या होता है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्या होता है, उसका टेक्नोलॉजिकल एंड नॉन टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या चीजें होती है, क्या स्टेजेस होती है वहां पे, उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, कॉपी राइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, उनके बारे में क्वेश्चन होते हैं। देन अगर आपने कोई इनोवेशन किया तो उसका कमर्शियलाइजेशन कैसे करोगे, उसके डिफरेंट रिलीजेस क्या होते हैं, अल्फा वर्जन होता है, बीटा वर्जन होता है, किस तरह से वो पूरा फंक्शन काम करता है। देन स्टार्टअप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, आपका स्टार्टअप जब ग्रो करता है तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। पहले आप थोड़ा सा ग्रो करते हो, फिर आप एंजल राउंड इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आप भाई सीरीज फंडिंग उठाते हो, फिर आप एंड में या तो एग्जिट करते हो या आईपीओ करते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है जो आपके स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मुद्रा बैंक है जो भाई एमएसएमई को ग्रो करने के लिए भाई काफी ज्यादा हेल्प करता है। उसका स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। करंट ट्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए। कौन सी कंपनी है जो यूनिकॉर्न बनी है, कौन सी कंपनी है जो डेकाकॉर्न बनी है, कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा फंडिंग उठाई है, इंडिया में हाईएस्ट वैल्यूएशन स्टार्टअप कौन सा है, कौन कौन से ऐसे स्टार्टअप है जिनके आईपीओ आए हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो भी मैंने आपका इसी तरह से तैयार किया कि आपके भाई प्रॉपर नोट्स बना दूं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूं, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं ताकि भाई सिस्टमैटिक तरीके से आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन कवर हो जाए। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट जरूर करना कि ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए। ये पूरा का पूरा वीडियो आपकी प्रिपरेशन में कितना ज्यादा हेल्प कर रहा है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा अगर आपको बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है तो उनकी वीडियोस भी ऑलरेडी चैनल पे आ गई हैं, और वो कोई छोटी वीडियोस नहीं है, प्रॉपर डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस हैं जो आपका पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करा सकती है। इन सब वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। क्वांट का 6 आवर का पूरा वीडियो है, बेसिक एलआर जिसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 2 आवर का वीडियो है, डेटा इंटरप्रिटेशन का 1 आवर का वीडियो है, वोकैबुलरी के सीमैट में काफी क्वेश्चन आते हैं 5 आवर्स का कंटेंट है, पूरा का पूरा स्टैटिक जीके आपको कवर करा दिया 7 आवर्स का वीडियो है, करंट अफेयर्स का पूरा 6 आवर्स का वीडियो, बिजनेस अवेयरनेस का 2 आवर्स का वीडियो है। तो ये सारी वीडियोस आप प्रॉपर्ली कर लोगे तो आपका एक होलिस्टिक रिवीजन हो जाएगा, एक तरह से आप सीमैट के लिए रेडी हो जाओगे। अगर आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक कोर्स भी ज्वाइन करना है तो हमारा लास्ट क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है 12 मार्च से, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। 9 अप्रैल तक आपका कोर्स चलेगा जब तक आपका सीमैट का एग्जाम नहीं हो जाता। 120 आवर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स इसमें मिलते हैं जिसमें क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, जीके, एंटरप्रेन्योरशिप, हर एक सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा कवर हो जाता है। इसके साथ ही इंटरैक्टिव ई बुक्स मिल जाती हैं जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं ताकि एक तरह से आपका रिवीजन हो जाए। 12 आपको सीमैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, देन आपको 3 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे एंड पूरा का पूरा एक स्टडी प्लानर मिलेगा जिसमें आप एक सिस्टमैटिक तरीके से सीमैट की तैयारी कर पाओगे। पूरे कोर्स का जो फीस है दैट इज 4500 रुपीज, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, सीमैट मॉक्स, प्रीवियस ईयर सब कुछ इंक्लूडेड है। एंड इसके साथ ही अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, देखो अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिल जाती है, लेकिन काफी सारे बच्चे भाई अपनी प्रिपरेशन खुद करते हैं, टेस्ट सीरीज उनको चाहिए, तो भाई हमारी टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है जिसमें 12 आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे बिल्कुल नए पैटर्न पे, जिसमें आपके पांचों सेक्शन होंगे, 100 क्वेश्चन का पैटर्न होगा, जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसी पैटर्न पे सारे मॉक्स हैं। इसके साथ ही
10 हमने स्पेशल इस बार टॉपिक टेस्ट बनाए हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। अगर आप भाई ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हो तो आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे टेस्ट आना स्टार्ट हो गए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मॉक के फॉर्म में यहाँ प्रोवाइड हो जाते हैं। इसके साथ ही सारे के सारे मॉक के डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं एंड नेशनल लेवल के मॉक्स रहते हैं, तो आपको भाई डिटेल आइडिया लग जाता है आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो बिल्कुल सीमैट पैटर्न पे टेस्ट सीरीज है जो इसका फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 900 रुपीज, जो आप हमारी वेबसाइट studybuzz.co.in से परचेज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं हमारे कॉन्सेप्ट्स की, क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझनी है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो अल्फाबेटिकली हम लोग चलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वर्ड आता है एक्विजिशन। आपने वर्ड सुना होगा भाई एक्विजिशन का क्या मीनिंग होता है। देखो जब भी आप बिजनेस वर्ल्ड में होते हो, स्टार्टअप वर्ल्ड में होते हो, दो टर्म से बहुत ज्यादा फेमिलियर होना जरूरी है। एक होता है मर्जर, एक होता है एक्विजिशन। मर्जर क्या होता है कि दो कंपनियां मर्ज हो गई और वो साथ में अब काम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मर्जर। एक्विजिशन क्या होता है, एक कंपनी किसी को एक्वायर कर लेती है। व्हेन वन कंपनी बाइज कंट्रोलिंग स्टेक इन अनदर कंपनी, वो एक्विजिशन फ्रेंडली भी हो सकता है। भाई किसी कंपनी को लगता है कि यार मैं फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाऊंगा, मेरी लीडरशिप स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं अपनी कंपनी सेल आउट कर देता हूं किसी बड़ी कंपनी को। या फिर जो बड़ी कंपनी है वो होस्टाइल तरीके से पूरा का पूरा टेक ओवर कर ले। अगर आपको याद हो रिसेंट ईयर्स में एक बहुत बड़ा होस्टाइल एक्विजिशन हुआ था बहुत बड़े बड़े ब्रांड के बीच में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ऐसा कौन सा होस्टाइल टेक ओवर याद है जो भाई रिसेंट 1 ईयर में हुए हैं। 2-3 मेजर टेक ओवर्स ऐसे हुए हैं जो भाई होस्टाइल थे, जिसमें फ्रेंडली नहीं था, एक तरह से एक्वायर उसको कर लिया गया था, आपने उनके मैक्सिमम शेयर परचेज कर लिए, तो आपके पास पूरा पूरा कंट्रोलिंग स्टेक उस कंपनी का आ गया था। फिर बात करते हैं टर्म एक्सीलरेटर की। एक्सीलरेटर का मीनिंग क्या होता है। देखो जब आप स्टार्टअप अपना लॉन्च करते हो, आपने कहा मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं। अब क्या होता है, आप बिजनेस तो करना चाहते हो लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता नहीं है। हो सकता है आप भाई टेक बैकग्राउंड चाहते हो, आपको वेबसाइट बनानी तो आती है बट आपको बिजनेस डेवलपमेंट नहीं आता। या फिर हो सकता है आप एक एमबीए स्टूडेंट हो, आप एक बीबीए स्टूडेंट हो जिसका मैनेजमेंट स्किल काफी अच्छा है बट आपको लीगल कंप्लायंसेस के बारे में नहीं पता। तो एक्सीलरेटर का क्या काम होता है, एक्सीलरेटर एक तरह से समझ लो आपको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, आप अपने बिजनेस आइडियाज को एक्सीलरेटर के पास पिच करते हो, आप उनको बताते हो कि मेरा ये बिजनेस आइडिया और मैं ऐसा बना सकता हूं लेकिन मेरे को बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो फिर क्या होता है, एक्सीलरेटर आपको एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम देता है, आपको मेंटोरशिप देता है, आपको गाइडेंस देता है ताकि आपको जो बिजनेस है वो ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रो हो पाए। एंड उसके बाद जब आपका बिजनेस ग्रो होता है वो आपको साथ साथ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मतलब इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करता है, जिससे आप फंड रेज करके अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हो। तो इन पूरी चीज को क्या बोलते हैं, ये पूरा जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कौन करता है, एक एक्सीलरेटर प्रोवाइड करता है। तो एंट्रेंस में एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अगर आपको कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एक एक्सीलरेटर सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड करता है तो उसका पर्पस क्या है, तो आप बता सकते हो मेंटोरशिप एंड फंड रेजिंग। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी बॉडी को आप क्या बोलोगे जो आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग योर स्टार्टअप ग्रोथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेटर। तो आपको भाई कॉन्सेप्ट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सही से सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। उसके बाद हमारे सामने टर्म आती है अल्फा रिलीज। अल्फा रिलीज क्या होती है, देखो बहुत सारी कंपनीज पिछले सालों में आई है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज हैं। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कंपनीज होती है उसमें बहुत सारे बग्स होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो कंपनीज क्या करती है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करती है तो उसको सबसे पहले अल्फा टेस्ट करती है। अल्फा टेस्ट का मतलब होता है इंटरनली वो भाई टेस्ट करती है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रिलीज करती। अपने टीम की जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, उन्हीं को कहते हैं सॉफ्टवेयर आप यूज करो, उसको बोलते हैं अल्फा टेस्ट। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा, कोई नई वेबसाइट आती है, कोई नया प्रोडक्ट आता है, उसका बीटा रिलीज होता है, देखा आपने कभी ये। तो बीटा रिलीज क्या होता है कि लिमिटेड पब्लिक को बुलाया जाता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करो, फिर अल्फा और बीटा से जो फीडबैक मिलता है, जो रिस्पॉन्स मिलता है, उसको वो इनकॉर्पोरेट करते हैं सॉफ्टवेयर में एंड देन सॉफ्टवेयर को अपना फुल फ्लेजेड लॉन्च कर देते हैं जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद मेरे सामने टर्म है एजाइल। एजाइल का क्या मतलब होता है, देखो आज के फास्ट रनिंग मॉडर्न वर्ल्ड में जो बिजनेसेस हैं वो आपको ग्रो करने, और ग्रो आप तभी कर पाओगे जब भाई आप एक्टिव रहोगे, जब आप फ्लेक्सिबल रहोगे। तो इसका मीनिंग यही होता है कि भाई आप क्या करते हो, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका सर्विस है, उनको आप टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहते हो एंड जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हो एंड अपने जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको फास्ट करते हो, उनके टेस्टिंग करते हो एंड जो चीज सक्सेसफुल हो रही है उनको आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्च करते हो ताकि जो इसकी एक्सेप्टेंस है वो मास एक्सेप्टेंस हो पाए। उसके बाद अगर हम टर्म की बात करें तो एंजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंजल का क्या मतलब होता है कि जब आप फंडिंग के लिए जाते हो, आपका नया नया स्टार्टअप है, जब आपका नया नया स्टार्टअप होता है, जब तक आपके पास कोई फंडिंग नहीं होती, उस स्टेप को बोलते हैं कि बूट स्ट्रैप स्टार्टअप। बूट स्ट्रैप का मतलब क्या होता है कि आपने एक्सटर्नल कोई फंडिंग रेज नहीं करी, आपने अपनी सेविंग से ही अपने बिजनेस को ग्रो किया है। अब
क्या है, जब बिजनेस ग्रो करते हो तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होती है। जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कहां जाते हो, आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हो। अब इन्वेस्टर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं जो प्रॉपर यही काम करते हैं, जिसका आप फंडिंग रेज करते हो, सीरीज ए रेज करते हो, सीरीज बी रेज करते हो, सीरीज सी रेज करते हो। कुछ ऐसे एचएनआईज होते हैं। एचएनआईज क्या होता है, हाई नेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, इनके पास ऑलरेडी इतनी वर्थ है, कोई किसी कंपनी का बड़ा सीईओ है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, तो उनके पास ऑलरेडी कुछ फंड्स है, उनके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसा है जो वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एंजल इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप अपने आइडिया को ग्रो कर रहे होते हो तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो हो भी सकता है। और जब आपका बिजनेस एक लेवल पे पहुंच जाता है तब आपको बड़े राउंड की फंडिंग मिलती है। लेकिन इनिशियल लेवल पे जो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आप जाते हो एंजल इन्वेस्टर के पास। वो एंजल इन्वेस्टर कोई एचएनआई हो सकता है, कोई आपका नोन फैमिली पर्सन हो सकता है, कोई आपके सर्कल में हो सकता है जिसके पास काफी पैसा और वो स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। जिस भी इंसान को ऐसा लगे कि भाई मुझे लगता है आपका स्टार्टअप भाई फ्यूचर में ग्रो हो सकता है, वो आपको भाई इन्वेस्टमेंट दे देता है और आपसे बदले में क्या ले लेता है, इक्विटी ले लेता है, आपकी कंपनी की ओनरशिप ले लेता है। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद होता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन क्या होता है, इस चीज को समझो। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एक लिमिटेड ट्रायल पीरियड के लिए आपको एक प्रोडक्ट देते हैं और उसके बाद जो एडिशनल सर्विसेज होते हैं उसके लिए वो पैसा चार्ज करते हैं। आपने ये नोटिस भी किया होगा, आप कोई भी अगर गाने की ऐप यूज कर रहे हो, कोई वीडियोस की ऐप यूज कर रहे हो, तो उसमें फ्री ट्रायल पीरियड होता है कि आप भाई 1 मंथ के लिए फ्री यूज कर लो, या फिर इतने फीचर है जो आप फ्री में यूज कर लो। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके पास आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस जाता है, एंड उसके बाद जब वो उसको यूज करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो फिर आपको प्रीमियम अमाउंट पे करके आप सब्सक्राइब मेंबरशिप में आपका वो एनरोल कर लेते हो। तो इसका पूरा प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो एक्टिवेशन है, ज्यादा से ज्यादा जो यूजर्स हैं वो आपके सर्विस को यूज करें, एंड उसके बाद जब उनके पास फ्री यूजर्स काफी सारे आ जाएं तो फिर उनमें से जिन जिन लोगों को आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी लग रही है वो आपके प्रोडक्ट में एनरोल कर लें, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन, जिसमें क्या होता है, फ्री ट्रायल पीरियड या फिर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप कुछ फीचर्स देते हो जिसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे इसके बाद हम बात करें टर्म शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्म शीट। टर्म शीट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई फंडिंग उठाते हो, कोई इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो कंपनी की, ठीक है, तो फिर आपके कंपनी का एक वैल्यूएशन होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। लेकिन यार वो सारा कॉन्वर्जेशन वर्बल है। अब इसको जब आप पेपर पे लिख देते हो कि यार हम इतनी इक्विटी पे इतना पैसा देंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, ये कंपनी की वैल्यूएशन रहेगी, वो सारी की सारी जो डिटेल्स होती हैं, वो सारी की सारी डिटेल जिस पेपर पे लिखी जाती है उसको बोलते हैं हम टर्म शीट। तो अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट आउटलाइंस द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन अ कंपनी। अब जब आप टर्म शीट दोनों कंपनीज रेफर करते हैं, जैसे आप जो इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो वो भी टर्म शीट पड़ता है फिर, और जो कंपनी आपको इन्वेस्ट करना चाहती है वो भी टर्म शीट पड़ता है। वो एक तरह से बेस बन जाता है जिसके बाद बाकी फर्दर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो इक्विटी का प्रोसेस हो। लेकिन जो एक तरह से आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट का पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है, वो है टर्म शीट तैयार करना। ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। नॉन बाइंडिंग मतलब जरूरी नहीं है आपने अगर एक बार टर्म शीट साइन कर ली तो आपको फॉलो करना ही करना है, बट उस एग्रीमेंट से एक आउटलाइन बन जाती है। आउटलाइन का क्या मतलब हुआ कि आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया कि मेरी कंपनी में इतने इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो वो सारी चीज आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रह जाती है। इसके बाद हमारे सामने टॉपिक आता है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट का क्या मतलब होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हो, कोई भी सर्विस निकाल रहे हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब आपका प्रोडक्ट कौन लेना चाहता है। तो वो होता है टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना। तो मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कोई एमबीए चैनल है, वो आपको एमबीए की प्रिपरेशन कराता है, तो उसकी टारगेट ऑडियंस कौन हो गई, जो भाई कैट के एग्जाम, सीमैट के एग्जाम, जैट के एग्जाम देना चाहता है। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनके आसपास जो कंटेंट है वो डेवलप करना, ताकि जो आपका पोटेंशियल कस्टमर वो समझ पाए। तो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप टारगेट ऑडियंस अपनी आइडेंटिफाई कर पाओ, ये देख पाओ कि आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन है जिनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस की नीड है, ठीक है। अब वो टारगेट मार्केट आप अलग अलग तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि जिस कैटेगरी में आप हो उसके कॉम्पिटिटर्स का क्या टारगेट ऑडियंस है, वही आपका हो जाएगा। या आप जिस तरह का गुड या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो किस किस लोगों को चाहिए हो सकता है, वो डेमोग्राफिक फीचर्स पे हो सकता है, या जो एग्जाम की डेट आ रही है उसके फीचर्स पे हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना, ग्रुप ऑफ कस्टमर विद सिमिलर नीड एंड ऑब्जेक्टिव which may become your potential buyers in future। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेंचमार्क। बेंचमार्क आपने वर्ड सुना होगा भाई, हम लोग अपनी क्लासेस में भी ये बात करते हैं कि यार आपका बेंचमार्क क्या, बेंचमार्क स्कोर इतना लेके आओ तो इतनी परसेंटाइल आ जाएगी, मतलब आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इसी तरह से स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या होता है, अपनी सक्सेस को मेजर करने के लिए आप बेंचमार्क सेट करते हो कि भाई अगर आपने इतना फंड रेज किया है तो ये बेंचमार्क है आपका रेवेन्यू एक्स तक पहुंचे, फिर अगर आप इतनी फंडिंग रेज करो तो आपका बेंचमार्क है आपका रेवेन्यू वाई पे पहुंचे। तो बेंचमार्क जो होता है वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि
एक पैरामीटर बन जाता है जिससे एक स्टार्टअप कंपनी जो है अपनी सक्सेस को मेजर कर पाती है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है यूनिकॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास काफी क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिकॉर्न क्या होता है? बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल भी होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप फेल भी होते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न एक आइकॉनिक वर्ड है स्टार्टअप वर्ल्ड में। आइकॉनिक क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हर एक स्टार्टअप का सपना होता है, ड्रीम होता है कि हम लोग कभी यूनिकॉर्न बने। यूनिकॉर्न का मीनिंग होता है कि अगर आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन को क्रॉस कर जाए। कितना क्रॉस कर जाए? $1 बिलियन। तो अगर आप देखोगे 2022 में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आए हैं कंट्री के अंदर एंड बहुत सारे नए नए यूनिकॉर्न्स डेवलप हो रहे हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको कौन कौन से ऐसे स्टार्टअप्स के नाम याद हैं जो इस समय इंडिया में यूनिकॉर्न है, जो स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न है। जैसे अगर मैं बात करूं स्विगी की, वो एक यूनिकॉर्न है। उसके बाद अगर आप बात करोगे ओला का, ओला एक यूनिकॉर्न है जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर है। यूनिकॉर्न से रिलेटेड एक और टर्म होती है, वो होती है डेकाकॉर्न। डेकाकॉर्न का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा स्टार्टअप जिसका जो वैल्यूएशन है वो कितना हो गया? वो $10 बिलियन को क्रॉस कर गया। तो अगर $10 बिलियन को क्रॉस कर जाता है तो आप क्या बोलोगे? वो कंपनी क्या बन गई है? डेकाकॉर्न। तो आप नीचे कमेंट में बताओ कौन सी ऐसी कंपनी इंडिया में है जो डेकाकॉर्न है और कौन कौन सी कंपनीज यूनिकॉर्न है, ठीक है। तो वो स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस हो रहा है। वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल जो कंपनी की वर्थ है, जो ओवरऑल कंपनी की वैल्यू है, वो हम बोलते हैं वैल्यूएशन। तो उन वैल्यूएशन को जो $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न्स। इसके बाद हमारे सामने टर्म आती है B2B। देखो, जब भी आप बिजनेसेस करते हो, जब भी आप स्टार्टअप चलाते हो, आपका एक मोटो होता है, आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप B2B बिजनेस करोगे या B2C बिजनेस करोगे या फिर D2C बिजनेस करोगे, ठीक है। तीनों के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। आप एक ऐसी सर्विस दे रहे हो, आप एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो जो फर्दर कोई और बिजनेस यूज कर रहा है, फिर वो कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वो सॉफ्टवेयर आपको किसी ने दिया, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आप कस्टमर को तो नहीं दे रहे हो। तो बिजनेस ने बिजनेस के साथ डील किया है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं B2B बिजनेस। B2C क्या होता है? कोई बिजनेस है जो कस्टमर को दे रहा है, ठीक है। तो आपने किसी से लिया कोई प्रोडक्ट एंड आप वो कस्टमर को दे रहे हो, तो वो क्या हो गया? B2C। एंड D2C क्या होता है? D2C होता है डायरेक्ट टू कस्टमर। डायरेक्ट टू कस्टमर का क्या मतलब हुआ कि भाई आप जो मैन्युफैक्चरर है ना, जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को बना रहा है, वही डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच गया है, वो डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लेंस कार्ड की बात करूं, तो लेंस कार्ड की मान लो एक फैक्ट्री है जहां पे स्पेक्स बनते हैं, गॉगल्स बनते हैं, और वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक दे रहा है। बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कोई और डीलर नहीं है। तो वो क्या हो गया? वो D2C बिजनेस हो गया। समझ रहे हो बात? उसके बाद हमारे सामने टर्म आती है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्टार्टअप वर्ल्ड में। ट्रैक्शन से एक तरह से ये पता चलता है कि भाई आपका जो कंपनी है वो कितना ग्रो हो रहा है। ट्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ट्रैक्शन का ये मीनिंग हो गया कि कितने यूजर्स आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। मान लो एक यूट्यूब चैनल है, उस पर कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है उसको कितने फ्री यूजर्स मिल रहे हैं, आपकी कोई वेबसाइट, आपके ब्लॉग को कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो जो भी आपकी पोटेंशियल ऑडियंस है वो कितना ज्यादा टाइम आपके सॉफ्टवेयर, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस पे स्पेंड कर रहे हैं, उसको हम ट्रैक्शन बोलते हैं। जितना ज्यादा ट्रैक्शन होगा उतनी आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज होगी। कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि अगर ज्यादा यूजर आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर है जिनको आप अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो, जिसका फर्दर मीनिंग है कि कल को आपको इन्वेस्टमेंट रेज करना होगा तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पे क्लेम कर पाओगे, ठीक है। तो एक तरह से क्या है ट्रैक्शन? ट्रैक्शन इज अ सॉर्ट ऑफ मैट्रिक जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो। और ये जो ट्रैक्शन ये हेल्प करता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं कि भाई आपको कितना पैसा देना है और कितने पैसे से आपका काम यहां पे बन जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो टर्म आती है बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अ सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस दैट प्रोसीड्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। इसका क्या मीनिंग हुआ कि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं रेस करी, लेकिन आपने अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर दिया। तो वो क्या होता है? वो होता है बूट स्ट्रैप। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि अगर मुझे कोई बिजनेस ग्रो करना है तो उसमें मुझे फंडिंग चाहिए होगी, मुझे आसपास के लोगों से फंडिंग चाहिए होगी, तभी मैं बिजनेस ग्रो कर पाऊंगा। लेकिन ये ट्रू नहीं है। इंडिया में ऐसी बहुत सारी बूट स्ट्रैप कंपनीज है जो $1 बिलियन से ऊपर की है, जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे जेरोदा का आपने नाम सुना होगा, जो एक तरह से ब्रोकरेज फर्म है। ये एक बूट स्ट्रैप कंपनी, इसने कभी आउटसाइड इन्वेस्टर से फंडिंग रेज नहीं करी। इन्होंने अपना प्रोडक्ट दिया, अपनी सर्विस दी, जो कस्टमर से पैसे है उसी से अपने बिजनेस को ग्रो करते रहे। तो एक्सटर्नल फंडिंग इन्होंने नहीं ली, इन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो करा। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप।
समझ रहे हो बात? एंड अगर आपने फंडिंग उठा ली है तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट आ जाती हैं, जैसे आपने ऐप सुनी होगी, ग्रो ऐप है, ठीक है, इन्होंने फंडिंग उठाई है तो वो भाई फंडिंग उठाई है तो उससे भाई वो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो दोनों ही तरीके सही हैं। लेकिन बूट स्ट्रैप जितना ज्यादा आप कर सकते हो उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास कंपनी की ओनरशिप ज्यादा रहती है, क्योंकि जब आप ज्यादा फंड्स रेज करते हो तो जब आप फंड्स रेज करोगे तो आपको बदले में इक्विटी देनी पड़ेगी, कंपनी की इक्विटी देनी पड़ेगी। तो अगर आप बिजनेस जितना ज्यादा ग्रो कर लोगे तो उसके बाद जब आप फंड रेज करते हो तो कम इक्विटी पे ज्यादा पैसा रेज करते हो। अगर आप इनिशियली ही बहुत ज्यादा पैसा रेज करोगे तो आपकी ज्यादा इक्विटी चली जाएगी जिसका लॉस बाद में हो जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब आप एक नया बिजनेस कर रहे हो, नया स्टार्टअप कर रहे हो, तो कोशिश करो जितने टाइम तक उसको बूट स्ट्रैप रख सकते हो ताकि ओनरशिप कंपनी के ऊपर कंट्रोल आपका रहे एंड लॉन्ग रन में आपको एक अच्छी वैल्यूएशन के साथ फंडिंग मिल सके। इसके बाद अगर हम बात करें तो बिजनेस मॉडल, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी स्टार्टअप का, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का। क्यों है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये समझो भाई। बिजनेस मॉडल अगर आपका नहीं होगा तो नो मैटर आप क्या सर्विस दे रहे हो, नो मैटर आपका क्या प्रोडक्ट है, आप उसको ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, बिजनेस मॉडल में हम ये देखते हैं कि भाई आपके पास क्या प्रोडक्ट है, आप क्या वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट कर रहे हो, आपका कस्टमर कौन है, आप कैसे फंडिंग लेके आओगे, कितना पैसा आप मार्केटिंग में डालोगे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना होगा, आपके कितने टोटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगे, जब आप प्रोडक्ट को सेल कर दोगे उसके बाद आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेगा, आपके रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है। तो बिजनेस मॉडल कैनवास में एक तरह से आप ये बोल सकते हो, आप वो सारी चीज डिफाइन कर देते हो जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मेरा बिजनेस किस डायरेक्शन में जाएगा। तो a business model is a dynamic document that describes how your company creates, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स वैल्यू। तो आप किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, आपका पूरा बिजनेस मॉडल क्या है। भाई हो सकता है एक कंपनी कस्टमर से गेन करना चाहती हो, उनसे काम करना चाहती हो, उनसे रेवेन्यू गेन करना चाहती हो। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कहीं भाई मैं कस्टमर से चार्ज नहीं करूंगा, मेरे पास जो ये डेटा आ रहा है ये मैं किसी और बिजनेस को सेल कर दूंगा। तो ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं सेम इंडस्ट्री के। तो आपका जो बिजनेस मॉडल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, कस्टमर सेगमेंट्स, वैल्यू प्रोपोजिशन, चैनल्स, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, आपके रेवेन्यू स्ट्रीम क्या रहेंगे, की रिसोर्सेज आपको क्या क्या चाहिए होंगी, आपकी पार्टनरशिप, आपके वेंडर्स कौन होंगे, आपका टोटल कॉस्ट कितना आएगा। ताकि भाई कल को जब आप फंडिंग उठाने जाओ, आप इन्वेस्टर के पास जाओ, इन्वेस्टर आपसे यही बोलेगा आपका बिजनेस मॉडल क्या है, तो आप ये चीजें एक्सप्लेन कर सको ताकि उसको क्या मिले, एक क्रिस्टल क्लैरिटी मिले। साथ में जब आपका बिजनेस मॉडल डिफाइन होता है तो आपको भी क्लैरिटी रहती है कि मुझे क्या एक्शन लेना और किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। इसके बाद आता है बाय आउट। बाय आउट का मीनिंग क्या होता है, एक एग्जिट स्ट्रैटेजी है। एग्जिट स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है, भाई आपने एक बिजनेस ग्रो करा, आपने उस बिजनेस को ग्रो करके 5 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स हो गए, अब आप कह रहे हो यार बहुत हो गया, अब यार यहां से निकलते हैं। तो जनरली जो स्टार्टअप्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो अपनी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी को सेल कर देते हैं और वो एग्जिट कर जाते हैं, या फिर वो अपना आईपीओ लेकर आते हैं, वो खुद इतने बड़े बन जाते हैं कि उनका आईपीओ आ जाता है। तो ये चीज जो होती है इसको बोला जाता है एग्जिट स्ट्रेटजी। तो एग्जिट आप कैसे कर सकते हो, आप एक्विजिशन से भी कर सकते हो, आप अपना आईपीओ लॉन्च करके भी एग्जिट कर सकते हो। तो दोनों तरीके सही हैं। तो अब जो बाय आउट है उसमें क्या होता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर को परचेज कर लिया, आपने बाय आउट कर लिया, ठीक है। द परचेज ऑफ अ कंपनी शेयर दैट गिव्स द परचेजर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द कंपनी। कि भाई आपने कहा मैंने कंपनी 5 साल से चला दी है, अब बिजनेस मेरा सस्टेनेबल मोड में आ गया, ऑटो पायलट मोड में है, आप मेरी कंपनी के सारे शेयर ले लो, मैं यहां से निकल जाता हूं और आप इस कंपनी को और ग्रो करो। तो ये हमने क्या करा, बाय आउट करवा दिया। इसके बाद मेरे सामने कॉन्सेप्ट आता है ए बी टेस्टिंग। ये क्या मतलब होता है, ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है एक तरह से आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो। एक्सपेरिमेंटेशन का क्या मतलब हुआ, मान लो आपको मार्केटिंग करनी है, अब मार्केटिंग करनी है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन है, ये ऐड चलाएं कि ये ऐड चलाएं। तो आपने कहा एक काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी ऑडियंस पे दोनों ऐड चला के देख लेते हैं, जिस पे ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा उस पे हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके उसको ग्रो कर देंगे। तो ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब हुआ, यू विल टेस्ट डिफरेंट वेरिएशन फॉर योर मार्केटिंग या अदर थिंग्स, एंड उसके बाद आप ये देखते हो कि किस पे आपका ज्यादा बेटर रिटर्न आया है, और जिस पे ज्यादा बेटर रिटर्न आया है उस पे आप ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करते हो, ज्यादा पैसा लगाते हो एंड ग्रो करते हो। तो ए बी टेस्टिंग इज मेजरली फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस विच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन द लॉन्गर रन एंड फॉर द बिगर एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रिज लोन। ब्रिज लोन क्या होता है, आपके बिजनेस को कभी कभी पैसा चाहिए होता है लेकिन आप ये नहीं चाहते बैंक से लोन लो बहुत ज्यादा और आप एक लंबे ड्यूरेशन के लिए जाओ। ब्रिज लोन बेसिकली होता है कि आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है, आपको कोई इमीडिएट पैसा चाहिए, वो पैसा आपको पता है एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, एक महीने बाद मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। तो ब्रिज लोन इज मेजरली रिक्वायर्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन मेजर फाइनेंसिंग एंड इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। क्वेश्चन एग्जाम में यह भी बन सकता है कि ब्रिज लोन का दूसरा नेम क्या होता है, तो ब्रिज लोन का दूसरा नेम होता है स्विंग लोन, ठीक है। तो यह भी चीज आपको याद रखनी है। इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं भाई, आपका स्टार्टअप है, अब उस स्टार्टअप को चलाएगा कौन, तो एक बोर्ड होता है। वो जो बोर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जिसमें फाउंडर्स हो सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट ग्रुप के लोग हो सकते हैं, उसमें आउटसाइडर डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और उनका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, बिजनेस का डेवलपमेंट कैसे करना है, नए लोग कैसे लाने हैं, एक्सपेंशन कहां करना है, कौन सी कंट्री में जाना है, कितना फंड रेज करना है, कौन से इन्वेस्टर से रेज करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो मेजरली एक तरह से बोल सकते हो की कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी स्टार्टअप के। वो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका पर्पस ये होता है कि सारे लोग मिलकर सही डिसीजन ले पाए, ताकि जो आपका स्टार्टअप है उसका जो सक्सेस है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है कैप्ड नोट्स। ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कैप लगा देना है। कैप का मतलब ये होता है कि जब आप पैसा रेस करते हो तो कभी कभी क्या होता है, कोई स्टार्टअप ये सोचता है कि यार ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा पैसा चला जाए, ऐसा ना हो बहुत ज्यादा इक्विटी चला जाए, तो वो चीजों के ऊपर कैप लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि इससे ज्यादा पे आप रेज नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप पैसा नहीं दे सकते। दिस मींस इन्वेस्टर विल ओन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ कंपनी रिलेटिव टू द कैप व्हेन द कंपनी रेजेस अनदर राउंड ऑफ फंडिंग। जब आप बार बार फंडिंग रेज करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ऐसा है जो बहुत ज्यादा पैसा लगा के पूरा कंपनी का कंट्रोल ले लो, तो आप क्या करते हो, कैपिंग लगा देते हो कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर इतना ही पैसा दे सकता है, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को हम इतनी ही इक्विटी देंगे, फाउंडर्स अपने पास इतनी इक्विटी रखेंगे। तो इस कैपिंग से क्या होता है, इस कैपिंग से थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। जनरली ये देखा गया कि अनकैप्ड राउंड ज्यादा फेवरेबल होते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन कैप्ड के अपने एडवांटेज होते हैं। उससे आपका अननेसेसरी कंट्रोल किसी एक इंसान के पास नहीं जाता, सबके रूल्स क्लियर होते हैं, और ये चीज कैप्ड नोट्स कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने क्या करा, आपने इन्वेस्टर के ऊपर एक कैप लगा दिया कि इससे ज्यादा आप यहां पे वैल्यूएशन नहीं ऑफर कर सकते, इससे ज्यादा पैसा कन्वर्ट नहीं कर सकते, और सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कैपिटल। कैपिटल आपको पता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। वो कैपिटल चाहे तो आप अपनी सेविंग से लाओ, चाहे फंडिंग रेज करके लाओ, लेकिन जब आप एक बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को ग्रो करने के लिए टाइम टू टाइम हमें कैपिटल चाहिए। उस कैपिटल का फिर आप यूज करते हो, चाहे वो मार्केटिंग के लिए, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, चाहे मशीनरी के लिए, चाहे फैक्ट्री सेटअप के लिए, लेकिन आपका एंड गोल क्या है, ज्यादा कैपिटल होगी तो जल्दी आप ग्रो करोगे। फिर हमारे सामने आता है ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, मान लो एक इन्वेस्टर है, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो बताया कि मेरी तो मंथ की इतनी सेल्स होती है, मेरे पास तो इतने कस्टमर हैं, वो सही ना हो, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टर अपना ड्यू डिलीजेंस करेगा। भाई आप खुद सोचो ना, अगर एक इन्वेस्टर आपको कुछ करोड़ में पैसे दे रहा है, कुछ लाख में पैसे दे रहा है, तो एटलीस्ट वो बैकग्राउंड चेक तो करेगा ना कि आपके पास जो रिकॉर्ड्स है, जो फाइनेंशियल आपका डेटा है, वो सही है कि नहीं है। जो आप ये बोल रहे हो मेरी इतनी ग्रोथ होने वाली 3 साल में, वो भाई कितना सही बात है। तो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, जिसके बाद जो इन्वेस्टर है वो आपको इन्वेस्टमेंट देता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल। कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है, देखो जो ट्रेडिशनल वे था अप्रोचिंग बिजनेस का, वो होता था प्रोडक्ट डेवलपमेंट मॉडल। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता था, पहले आप एक प्रोडक्ट आइडिया से स्टार्ट करते थे, फिर पूरा प्रोडक्ट बना लेते थे, फिर आप कस्टमर को देते थे, लेकिन उसमें टाइम बहुत जाता था और आपको यह भी नहीं पता चलता था कि कस्टमर को वो चीज चाहिए भी कि नहीं चाहिए। और आपका जो टाइम लगा, लेट से आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसमें आपको 1 साल लग गया, फिर बाद में पता चला कस्टमर को तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो इसीलिए जो नया मॉडल आया, जो आज की डेट में चलता है, वो है कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल। इसमें क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से ही कस्टमर से बात करना स्टार्ट कर देते हो, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, कि यार आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आप जो सर्विसेज यूज कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आपको ये चीज सही लग रही है, क्या आपको वो चीज गलत लग रही है, अच्छा इस प्रोडक्ट को अगर ऐसा करते तो आप क्या उसको परचेज करते। तो आप स्टार्टिंग से ही कस्टमर का फीडबैक ले रहे हो, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, ताकि आप प्रोडक्ट बनाने से पहले ही पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन कर दो, सो दैट जो आपका प्रोडक्ट है वो रॉन्ग डायरेक्शन में बिल्कुल भी ना जाए। तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, कस्टमर डिस्कवरी, कस्टमर वैलिडेशन, कस्टमर क्रिएशन एंड कंपनी बिल्डिंग। आप सबसे पहले कस्टमर की डिस्कवरी करते हो, किसको मेरा प्रोडक्ट चाहिए, फिर जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसका वैलिडेशन लेते हो कि क्या कस्टमर को वो प्रोडक्ट लेना भी था, पता चला आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और बाद में पता चला वो एक्चुअल में प्रॉब्लम थी ही नहीं। ठीक है, तो कस्टमर का वैलिडेशन क्या, एक्चुअल में उसको ये सर्विस चाहिए। उसके बाद आप कस्टमर को क्रिएट करते हो, भाई कस्टमर, एक कस्टमर से दूसरा कस्टमर, आप मार्केट आइडेंटिफाई करते हो, टारगेट ऑडियंस देखते हो, उसके बाद आप अपनी कंपनी में वो प्रोडक्ट बना के उनको सेल कर देते हो। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि वो जो प्रोडक्ट था वो ऑटोमेटिकली बहुत बेटर बन गया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो एंड यूजर है उसके इनपुट यहां पे आए हुए हैं, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट अ स्टेप ऑफ कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल। तो आपको चारों के चारों स्टेप्स पता होने चाहिए, 1 2 3 4 मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज समझा रहा हूं। इसके बाद अगर देखें तो कन्वर्टिबल डेट। कन्वर्टिबल डेट का क्या मतलब होता है, देखो कोई भी कंपनी जब पैसा रेज करती है उसके पास 2 तरीके होते हैं, या तो भाई वो इक्विटी दे दें एंड बदले में फंडिंग ले लें। काफी बार ऐसा होता है कोई कंपनी सोचती है यार मुझे ना इक्विटी तो नहीं देनी, मैं एक काम करता हूं डेट ले लेता हूं, मैं उधार ले लेता हूं, मैं लोन ले लेता हूं। ठीक है, तो वो होता है डेट।
लेकिन डेट के चैलेंजेस क्या होते हैं? डेट के चैलेंजेस होते हैं आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपका प्रॉफिट हो ना हो तो भी आपको देना पड़ेगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट है वो है कन्वर्टिबल डेट। कन्वर्टिबल डेट ऐसा होता है कि एक ऐसा डेट आपने ले लिया जो फ्यूचर में इक्विटी में चेंज किया जा सकता है। भाई आपने क्या करा, कंपनी बोरोज मनी विद द इंटेंट दैट द डेट एक्रूड विल बी लेटर कन्वर्टेड टू इक्विटी इन द कंपनी एट अ लेटर वैल्यूएशन। आपने अभी तो लोन ले लिया, आपने कहा अभी मैं इक्विटी नहीं दे रहा, लेकिन बाद में जब मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी, मेरी वैल्यूएशन ग्रो हो जाएगी, तो मैं इस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। इससे फायदा क्या होता है? आपका फायदा ये हो जाता है कि कंपनी जो है उसका स्टार्टिंग में कम वैल्यूएशन नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी जब छोटी होती है तो आप जब इक्विटी लोगे तो छोटी वैल्यूएशन होगी, तो वो वैल्यूएशन नहीं, आपने तो पैसा उधार लिया है, और जब आपकी कंपनी ग्रो हो जाएगी तब आप वहां पे इक्विटी दे दो, तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, और इन्वेस्टर का भी ये फायदा हो जाता है कि स्टार्टिंग में हायर रिस्क उसको कैरी नहीं करना पड़ता, वो आपको भाई डेट की फॉर्म में दे देता है। उसको पता है यार मैंने तो डेट दिया है, बाद में अगर मुझे लगा कि कंपनी ग्रो होगी तो मैं इसको कन्वर्ट करके इक्विटी में चेंज कर दूंगा, कंपनी की ओनरशिप ले लूंगा। अगर मुझे लगा नहीं यार ये तो कंपनी ग्रो नहीं होगी, तो मैंने तो उधार दिया हुआ है, मैं अपने उधार का पैसा वापस ले लूंगा, मेरा डेट रिकवर हो जाएगा। तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन इस पूरे केस में बन जाती है। उसके बाद हमारे सामने आता है डेट फाइनेंसिंग। अगेन डेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि आप जो पैसा रेस कर रहे हो वो बॉन्ड, बिल, नोट्स की फॉर्म में रेस कर रहे हो, जिस पर आप इंटरेस्ट देते हो। ठीक है, जब कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है ना, जिसको पता है अब तो हम ग्रो होंगे ही होंगे, तो वो चाहती है कि यार मैं अपनी इक्विटी ना दूं, मैं अपनी ओनरशिप ना दूं, मैं लोन से ले लूं ताकि मेरा फ्यूचर में बिजनेस हो, मैं वो लोन वापस दे दूं और मेरी इक्विटी मेरे पास रह गई। तो टिपिकली अगर कोई लेट स्टेज कंपनीज होती है, जो बड़ी कंपनीज होती है, वो कोशिश करती है कि डेट फाइनेंसिंग हम लोग करें। उसके बाद हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है एलिवेटर पिच का। एलिवेटर पिच क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एलिवेटर मतलब एक इस तरह की पिच देना कि अगर आपको लिफ्ट में कोई इंसान मिला और वो जब तक अपने फ्लोर पे पहुंच रहा है, उस पूरे टाइम में विद इन दैट 1 मिनट, विद इन दैट 90 सेकेंड, आप अपने पूरे बिजनेस मॉडल को डिस्क्राइब कर पाओ। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बातें कर रहे हो। एलिवेटर पिच इज अ कंसाइज केयरफुली प्लान्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट योर कंपनी, सो दैट अगर आपके साथ कोई लिफ्ट में भी जा रहा है ना, तो विद इन दैट 60 सेकेंड, विद इन दैट 90 सेकेंड वो आपकी पूरी कंपनी समझ पाए, आपका पूरा बिजनेस मॉडल समझ पाए। तो यही रीजन है कि बार बार कहा जाता है अपनी एलिवेटर पिच प्रिपेयर करो, और यही चीज आप इंटरव्यूज में भी देखते हो। इंटरव्यूज में भी यही होता है कि आपको बोला जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको विद इन दैट 60 सेकेंड अपनी पूरी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करनी है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करते हो ना, अपनी एलिवेटर पिच बनाओ कि क्या क्या बोलोगे, कौन कौन से वर्ड्स उन 60 सेकंड में बोलोगे, जिससे आपका मैक्सिमम इंपैक्ट इंटरव्यूअर पे बन पाए। और यही केस स्टार्टअप वर्ल्ड में आ जाता है कि आप इस तरह से अपनी स्पीच को तैयार करते हो, इस तरह से अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन तैयार करते हो कि कल को जब आप इन्वेस्टर के सामने बोलो तो विद इन दैट 60 सेकंड, विद इन दैट 90 सेकंड्स आप अपने बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से बोल पाओ कि वो कन्विंस हो जाए आपकी बात और ज्यादा सुनने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें इक्विटी, इक्विटी हम बहुत देर से बात करें, लेकिन एक्चुअल में इक्विटी होता क्या है? इट इज द ओनरशिप इन एनी एसेट आफ्टर ऑल डेट्स एसोसिएटेड आर पेड ऑफ। तो इक्विटी होता क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप। एक तरह से आपके बिजनेस की जो ओनरशिप है तो वो आपकी इक्विटी हो जाती है। एक तरह से आपके बिजनेस का जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि भाई ये मेरा 100% का बिजनेस है, जिसमें से 50% मेरे पास है, 50% किसी इन्वेस्टर के पास है, तो वो 50% इक्विटी है आपके पास और 50% इक्विटी है किसी इन्वेस्टर के पास। ये वेरी करता रहता है, जैसे जैसे आप फंड रेज करोगे आपकी इक्विटी कम होती रहेगी, कंपनी को पैसा मिलता रहेगा, कंपनी ग्रो होगी, सबके पास थोड़ी थोड़ी इक्विटी होगी, एंड दैट्स हाउ कंपनीज ग्रो इन फ्यूचर। उसके बाद हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स का क्या मतलब होता है? एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो अदर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड वो होता है जो भाई डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। आपको भाई स्टॉक की नॉलेज नहीं है, शेयर्स की नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर देता है, डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है, और आपका एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। और फंड ऑफ फंड्स वो होता है जो अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। कोई गोल्ड का म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट कर दिया, कोई बॉन्ड का म्यूचुअल फंड है, कोई इंटरनेशनल इक्विटी है, कोई डोमेस्टिक इक्विटी है, तो इससे और ज्यादा आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया, तो उसको बोला जाता है फंड ऑफ फंड। फिर हमारे सामने आता है फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम मॉडल क्या होता है कि भाई आपको एक सर्विस दी जा रही है, आप उस सर्विस को यूज कर सकते हो, अगर आपको एडिशनल मॉडल चाहिए तो आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। तो प्रीमियम कहां से आया? दो वर्ड से बना है, फ्री प्लस प्रीमियम। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब देखोगे, यूट्यूब सबके लिए फ्री, आप आराम से देखो, लेकिन आपने देखा है जब आप पढ़ाई करो आपको ऐड आ जाते हैं, तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यूट्यूब कहता है या तो आप एड्स देख लो फ्री में, और अगर आप एड्स नहीं देखना चाहते तो यूट्यूब प्रीमियम ले लो, एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दो, हम सारे के सारे एड हटा देंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है और बेटर हो जाएगा। तो यही चीज बोली गई है कि फ्यू प्रोडक्ट फीचर जो है वो तो सबके लिए है, लेकिन अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको फिर पेड प्लान लेना पड़ेगा।
जिसके कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, कुछ आपको नए फीचर्स मिलेंगे जो आपके एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहेंस कर देंगे। इसके बाद बात करें तो इंट्राप्रेन्योर्स, दो टर्म होती है, एक होती है एंटरप्रेन्योर, एक होती है इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर तो वो होता है जो अपने लेवल पे बिजनेस करता है। अब जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है यार, उनको भी तो टाइम टू टाइम ग्रो करना है, क्योंकि अगर उनके पास इनोवेशन नहीं आएगा तो वो कंपनी लॉन्ग रन में सस्टेन कैसे करेगी। तो इसीलिए कंपनीज क्या कहती है, जो उनके एम्प्लॉइज है उनको कहती है आपको यार मैंने टाइम दिया, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आप मेरे पास लेके आओ। जब आप उस आइडिया को इंप्लीमेंट करती है, कंपनी का बेनिफिट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो इंट्राप्रेन्योर है। वो कंपनी के अंदर ही कुछ ऐसे इनोवेशंस कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहा है जिसकी कंपनी की एफिशिएंसी बेटर हो रही है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपनी जॉब छोड़ के काम कर रहा होता है, लेकिन इंटरप्रेन्योर जो होता है वो कंपनी के अंदर ही जॉब कर रहा होता है, कंपनी के अंदर ही कुछ नए चेंजेस ला रहा होता है, नए आइडियाज ला रहा होता है, जिससे जो कंपनी है वो बेटर हो जाती है और कंपनी ज्यादा जल्दी से ग्रो होती है। तो इंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया था 1980 में, मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे गिफर्ट पिंचॉट, ठीक है। तो ये चीज बहुत हेल्पफुल थी। उन्होंने बोला था कि जो इंटरप्रेन्योर से अगर कंपनी सही से यूज करे तो काफी सारे नए इनोवेटिव आइडियाज उनको मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केटिंग के दो मेजर टर्म्स होते हैं, एक होता है इनबाउंड मार्केटिंग और एक होता है आउटबाउंड मार्केटिंग। ध्यान से सुन लो, इनबाउंड क्या होता है, इनबाउंड होता है कि आपके पास खुद से पोटेंशियल कस्टमर आ रहा है, वो आपको खुद सर्च करके आ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल है। तो वो क्या है, वो है कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग। कस्टमर खुद आपके पास चल के आ रहा है, और वो चल के कहां से आ रहा है, क्योंकि उसने आपके बारे में या तो किसी से सुना होगा, कोई उसने वीडियो देखी होगी, कोई उसने पॉडकास्ट देखा होगा, जिससे वो आपके पास खुद पहुंच गया। आउटबाउंड क्या होता है, आउटबाउंड में आपको जाना होता है कस्टमर के पास, आप अपने ऐड चलाते हो, आप उन्हें कोल्ड कॉलिंग करते हो, आप उनको ईमेल करते हो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, क्या आपको चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो। इनबाउंड क्या है, कस्टमर आपके पास चल के आ रहा है कि मुझे ये सर्विस की चाहिए, क्या आपके पास है। और आउटबाउंड में क्या होता है, आप जा रहे हो अपने पोटेंशियल कस्टमर के पास कि मेरे पास ये सर्विस है, मेरे पास ये गुड्स है, क्या किसी को चाहिए। तो ये चीजें हैं हमारे इनबाउंड और आउटबाउंड का कॉन्सेप्ट। इसमें और फीचर्स देखने हैं तो इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है, कंज्यूमर ड्रिवन है, पुल मार्केटिंग है, मतलब कस्टमर खुद आपके पास चल के आ रहा है। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या है, मार्केटर ड्रिवन, आपके एड के बेस आप पुश कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को जनता के सामने। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शन ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटबाउंड मार्केटिंग ऑप्शन। तो इनबाउंड में क्या हो जाता है, ब्लॉगिंग आप करते हो जिससे लोगों के बारे में पता चलता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो जिससे आपकी रैंकिंग बेटर हो जाती है, इस तरह से आप इनबाउंड करते हो। आउटबाउंड क्या होता है, आप सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट करते हो, आप ईमेल परचेज कर सकते हो, आप भाई प्रिंट एडवर्टीजमेंट करते हो, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया जिससे लोगों को पता चला, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अर्ली स्टेट की कंपनी होती है उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। तो इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो अगेन आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, बदले में आपकी कंपनी की इक्विटी ले लेते हैं कि हम आपको सारी चीजें देंगे, आपकी ग्रोथ करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, आपको ऑफिस स्पेस देंगे, आपकी स्ट्रेटजीज बनवाएंगे, और हम बदले में कुछ परसेंट इक्विटी लेंगे, 2%, 4%, 5%, क्योंकि हम लोग आपको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प develop early age startup usually in exchange for equity in that company is known as इंक्यूबेटर। उसके बाद आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो मतलब कोई भी अगर ऐसी कंपनी है जो पहली बार जनता के सामने जाती है और जनता से बोलती है आप मेरी कंपनी के शेयर ले लो और मैं अपने आप को लिस्ट कर रहा हूं कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस टाइम वो जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी थी, वो क्या बन जाती है, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, और वो उसके बाद स्टार्टअप नहीं रहती, क्योंकि अब जनता का पैसा उसमें लग सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं जोमैटो। जोमैटो क्या था, पहले एक स्टार्टअप था, लेकिन अब जोमेटो क्या आ गया, अब आईपीओ आ गया। तो अब जो है जोमेटो पब्लिक लिमिटेड है, तो अब आप बोलोगे नहीं वो एक स्टार्टअप है, नाउ इट इज अ लिस्टेड कंपनी। सिमिलरली आप बात करो नाइका की, तो नाइका का भी क्या हुआ था, पहले वो एक स्टार्टअप था, फिर उसने अपना आईपीओ ला दिया। अब बात करो पेटीएम की, तो पेटीएम का पहले क्या हुआ था, पहले वो एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, एक स्टार्टअप था, लेकिन अब उसका क्या है, आईपीओ आ गया है, तो अब पब्लिक में डीलिंग हो रही है। इसी तरह से आपको यह भी याद रखना है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पिछले एक साल में कितने ऐसे स्टार्टअप्स रहे हैं जिनका आईपीओ आया है, वो आपको पता होना चाहिए। गेमिंग कंपनी थी, तो सारी की सारी कंपनी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज आपको याद है इंडिया में जिनका लास्ट 1 ईयर में आईपीओ लॉन्च हुआ है, जो स्टार्टअप्स थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सैस। सैस का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आप एक सॉफ्टवेयर दे रहे हो जो सर्विस की तरह यूज हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए जूम की बात कर लो, जूम सबने यूज किया है, तो जूम क्या है, जूम एक सॉफ्टवेयर है, एज अ सर्विस वो यूज हो रहा है, कभी कॉर्पोरेट में, कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कभी कॉलेजेस में। तो क्या हो रहा है, आज के में एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है कि आप एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना लो जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, एंड फिर लोग आपको मंथ टू मंथ पैसे पे करें उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। एक मंथली आप पेमेंट करते हो, जैसे आप वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट को कहीं ना कहीं होस्ट करते हो ना, तो वो होस्टिंग के लिए जो आप हर मंथ पैसा दे रहे हो वो क्या है, वो एक सैस है। और उसने क्या करा, उसने एक क्लाउड बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिस पे आपकी वेबसाइट चल रही है। इसी तरह से पैस होता है। पैस क्या होता है,
प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पे भाई आप यूज करते हो चीजों को। तो सैस कंपनी क्या, मान लो एक सैस कंपनी है, सैस कंपनी एक अपना सॉफ्टवेयर बना रही है, लेकिन वो सैस कंपनी को भी तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो वो सोचती है यार मैं शुरू से बनाऊंगी, मेरी एक्सपर्टीज कुछ और है, इससे बेटर मैं कोई और ले लेती हूँ प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म को यूज करके मैं अपना प्रोडक्ट बना लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी चीज भी जल्दी डेवलप हो जाती है, और आपने किसी और की एक्सपर्टीज को यूज करा तो आपका टाइम भी बच गया। तो उस पैस को क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो याद कर लेना पैस और सैस की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, स्टार्टअप वर्ल्ड में, इनोवेशन वर्ल्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप में एमवीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एमवीपी का फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आप कुछ प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, आप ये नहीं चाहते कि यार बहुत सारा पैसा लगा दूं और पता चला एंड में मेरा प्रोडक्ट फेल हो गया। तो आप पहले ना एक तरह से पायलट एक्सपेरिमेंट करते हो, और वो पायलट एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सामने छोड़ देते हो, लोग उसको देखते हैं क्या क्या चीजें, वो उसको वैलिडेट करते हैं, उसके बाद आप उसका मास प्रोडक्शन करते हो। समझ रहे हो बात। तो इसी तरह से आप एक तरह से बोल सकते हो सिमिलर टू पायलट एक्सपेरिमेंट, ताकि आप लोगों से फीडबैक ले पाओ कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट लोगों को चाहिए कि भी नहीं चाहिए। तो वर्जन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट which allows a team to collect the maximum amount of validated learning about customers with the least effort। आपने भी पूरा फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन नहीं किया, आपने इतना प्रोडक्ट बना लिया कि लोग उसको यूज कर सकते हैं, आपको फीडबैक दे सकते हैं, और उन फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करने के बाद आप फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन करते हो। तो दैट इज हाउ एमवीपी वर्क्स। उसके बाद एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ये क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। मान लो भाई एक कोई कॉलेज है, वो किसी के साथ कोई टाई अप कर रहा है सॉफ्टवेयर के साथ, लेकिन कॉलेज का सारा डेटा वहां पे है, तो वो दोनों एक एनडीए साइन करते हैं कि भाई हमारी जो सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोई ट्रेड सीक्रेट है, वो हम दोनों में ही रहनी चाहिए, वो आउटसाइड पार्टी में नहीं जानी चाहिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक साइन होता है, वो एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पिवट, पिवट का क्या मतलब होता है, अगेन पिवट का मतलब होता है कि आप कोई चीज चेक कर लेते हो, द एक्ट ऑफ ए स्टार्टअप क्विकली चेंजिंग डायरेक्शन विद इट बिजनेस स्ट्रेटजी। आप क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस ऐसे चल रहा है, ठीक है, आपने कहा यार ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, काम करते हैं इधर वाला बिजनेस फॉलो करते हैं, तो आपने क्या करा, पिवट टू अ न्यू डायरेक्शन, आपने एक नई डायरेक्शन पिवट कर ली, आपने एक्सपेरिमेंटेशन किया, आपने कहा यार मेरे स्टार्टअप अभी तो नॉर्मल चल रहा है, मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आता हूं, एक नई सर्विस लेके आता हूं, एक नया एक्सपेरिमेंट करता हूं। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आपका बेनिफिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्वर स्टार्टअप है जिसने कहा मेरा सर्वर तो चल रहा है, एक काम कर लो क्लाउड बना के देख लेते हैं, क्या पता क्लाउड का काम भी चल जाए। तो इस तरह से आप नए प्रोडक्ट की तरफ पिवट करते हो, तो आपको आइडिया लगता है कि जो आपका इकोसिस्टम है उसमें हो सकता है कुछ ऐसे पोटेंशियल कस्टमर हो जिनको आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो। देन हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है प्रो राटा राइट्स का। प्रो राटा राइट्स का क्या मतलब होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सुप्रा प्रो राटा राइट्स। इसका मीनिंग होता है लैटिन में इन प्रपोर्शन। तो जैसे एक वीसी होता है, वीसी का क्या मतलब होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट। जब आप फंडिंग रेज करते हो तो जैसे एंजल इन्वेस्टर होता है, वैसे जब आप बड़ी फंडिंग रेज करते हो वो आप वीसी से रेज करते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट से। तो इनके पास प्रो राटा राइट्स होते हैं जिसमें इनको ये ऑप्शन मिल जाते हैं कि आगे जब आप फंडिंग रेज करोगे तो आप अपनी ओनरशिप को इंक्रीज कर सकते हो विद एवरी राउंड ऑफ फंडिंग। तो वो प्रो राटा राइट है कि पहले उनके पास ऑप्शन होगा कि अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आप रादर देन किसी आउटसाइड इन्वेस्टर के पास जाने की जगह आप जो प्रीवियस इन्वेस्टर है उसके पास जाओगे, और अगर वो चाहता है कि मैं अपनी जो स्टेक है वो इंक्रीज करना चाहता हूं, वो आपको और पैसा दे देगा। और ये सब किसके अंडर आता है, प्रो राटा राइट्स के अंडर आता है। या फिर आप कैपिंग कर सकते हो कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट इससे ज्यादा पैसा दे ही नहीं सकता, इससे ज्यादा उसकी इक्विटी हो ही नहीं सकती, तो वहां पे उसके पास कोई राइट नहीं है। आपने वहां पे क्या कर दी, कैपिंग कर दी। अब आप नए इन्वेस्टर बाहर से लेके आए ताकि सबकी से कंपनी में रहें, कोई भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल ना हो जाए। देन हमारे सामने ऑप्शन आता है पोर्टफोलियो कंपनी। पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपने कहां कहां इन्वेस्ट किया। मान लो एक बहुत बड़ा वीसी है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, अब वो एक कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो तो भाई 10 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो जो वो उसकी 10 कंपनीज है वो उनका क्या हो गया, वो उनका पोर्टफोलियो हो गया। आपने शेयर्स में भी देखा होगा, आप अगर 10 शेयर ले लेते हो तो लोग क्या बोलते हैं, आपका पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स क्या है, तो मतलब आपने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया हुआ, आपका डाइवर्सिफाइड पूल क्या है, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। देन हमारे सामने टर्म आते हैं रिकैपिटलाइजेशन। रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजिंग द मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। अब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भाई आपकी कंपनी में कुछ इक्विटी है, कुछ आपने डेट ले रखा है, अब आपकी कंपनी में कोई चैलेंज आ गया, तो अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डिसाइड करते हैं कि रिकैपिटलाइजेशन करते हैं, मतलब अब इक्विटी को ऊपर नीचे करेंगे, डेट ज्यादा करना है कि कम करेंगे। और ये जनरली कब होता है, अगर मान लो आपको अपनी कंपनी से एग्जिट करना है, आपको टैक्स को बचाना है, या फिर कोई होस्टाइल टेक ओवर करने वाला है उससे बचना है, तो आप ये फंडा यूज करते हो। मान लो कोई टेक ओवर करने वाला है और वो मार्केट से सारी इक्विटी ले रहा है, तो अब आप क्या करोगे, आपको मार्केट की जो इक्विटी है वो हम बाय बैक कर लेते हैं, तो वो क्या है, वो एक तरह से रिकैपिटलाइजेशन का मॉडल है। तो इस तरह के डिफरेंट मॉडल्स आते हैं जिसकी हेल्प से कंपनी अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको इंप्लीमेंट यहां पे कर पाती है। वो स्ट्रेटजी
चाहे वो एग्जिट स्ट्रेटजी हो, चाहे टेक सेविंग स्ट्रेटजी हो, या फिर किसी टेक ओवर से बचने की स्ट्रेटजी हो, वो हम लोग काम में लेते हैं अगर हम रिकैपिटलाइजेशन को यूज करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर कोई ऐसा कॉर्पोरेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम रिकैपिटलाइजेशन। देन हमारे सामने टर्म होती है आरओआई। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक इन्वेस्टर है, उसने आपके सामने कुछ पैसा लगाया, तो वो एक आरओआई के लिए तो लगा रहा है। आप कल को एमबीए करना चाहते हो तो आप क्या देखते हो कॉलेजेस में कि कॉलेज का आरओआई कितना, भाई मैंने इतना फीस दिया, क्या मेरी इतनी की प्लेसमेंट लगेगी? इन द सिमिलर वे जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है कि मैं एक स्टार्टअप में 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूं और मुझे कितना रिटर्न मिल पाएगा, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आरओआई। तो इफ द मनी ऑफ एन इन्वेस्टर गेट्स बैक एज अ परसेंटेज ऑफ मनी ही हैज इन्वेस्टेड, वो उसका पूरा आरओआई हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक वीसी है जिसने भाई $2 मिलियन लगाया किसी कंपनी में और 20% मिल गया, एंड फाइनली जो कंपनी है वो 40 मिलियन में सेल हो गई, तो उसका रिटर्न कितना हो गया? उसका रिटर्न 8 मिलियन हो गया, बिकॉज 40 मिलियन का आप 20% देखोगे तो वो कितना हो गया? 8 मिलियन। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका आरओआई बहुत अच्छा हो गया। इसने 2 मिलियन पैसा लगाया था और 8 मिलियन इसको फ्यूचर में मिल गया, तो आप क्या बोलोगे? इसका 4 टाइम्स का आरओआई हो गया। ठीक है। देन हमारे सामने ऑप्शन आता है प्रेफर्ड स्टॉक का। प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है? एक स्टॉक ऐसा विच कैरीज अ फिक्स्ड डिविडेंड दैट इज टू बी पेड बिफोर डिविडेंड कैरीड आउट बाय द कॉमन स्टॉक। प्रेफर्ड का मतलब क्या है? प्रेफर्ड वर्ड से ही पता चला, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। डिविडेंड क्या होता है? जैसे आप लोन लेते हो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसी तरह से जब आप किसी कंपनी का शेयर लेते हो तो आपको बदले में डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड एक तरह से कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें से कुछ प्रेफर्ड वाले होंगे जिनको पहले मिलेगा, बाकी जो कॉमन स्टॉक होंगे, जो कॉमन जनता होगी, उनको बाद में मिलेगा। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, वो है स्टेज। स्टेज का क्या मतलब होता है कि भाई आपके जो स्टार्टअप है वो कौन से स्टेज में है। भाई कोई एक्सप्लिसिट रूल नहीं होता, बट फिर भी एक होता है सीड स्टेज। सीड स्टेज का क्या मतलब होता है? जब आपकी कंपनी बिल्कुल नई नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, आपके सिर्फ आइडिया डिसाइड हुआ है, अभी आपने कुछ प्रोडक्शन भी नहीं किया है, वो आपका फर्स्ट लेवल है जिसको हम बोलते हैं सीड स्टेज। फिर आपने कंपनी को थोड़ा सा ग्रो कर लिया, वो हो जाता है अर्ली स्टेज। फिर आपने कंपनी को मॉडरेट लेवल पे ले गए, वो हो जाता है मिड स्टेज। और फिर आपकी कंपनी बहुत पावरफुल हो गई, बहुत बड़ी हो गई, वो हो जाती है लेट स्टेज। ठीक है। तो जो वीसी फर्म्स होती है वो कंपनी में 1 या 2 स्टेजेस पे इन्वेस्ट करती है। हर एक स्टेज पे अलग इन्वेस्टर आपको मिलेगा। जैसे सीड स्टेज होती है तो वहां पे आप जनरली एंजल इन्वेस्टमेंट लेते हो। जब अर्ली स्टेज हो जाती है, जब आप वीसी से लेना स्टार्ट कर देते हो। फिर आप जब लेट स्टेज में हो जाते हो, फिर आप आईपीओ लॉन्च कर देते हो। तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग आपके इन्वेस्टमेंट रूल्स चलते हैं, जो एक सेट ट्रेंड है। ठीक है। ऐसा नहीं कि यही रूल फॉलो होगा, बट एक जनरल ट्रेंड है, एक नॉर्मल पैटर्न है जिसके बेसिस पे कंपनीज चलती हैं। उसके बाद है सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज ऑफ फंडिंग होती है, रेफर्स टू द स्पेसिफिक राउंड ऑफ फाइनेंसिंग अ कंपनी इज रेजिंग। ठीक है। तो एक कंपनी है, उसने आज पैसा रेज करा, उसको उन्होंने बोल दिया सीरीज ए है हमारा। ठीक है। फिर कोई कंपनी वापस रेज कर रही है नेक्स्ट राउंड, आज से 4 महीने बाद, वो बोलेगी सीरीज बी की फंडिंग है। फिर वो नेक्स्ट राउंड रेज कर रही है जहां पे उनको और पैसे चाहिए, वो बोलेंगे सीरीज सी है। उनके गोल में लिखा होता है हम ना ई सीरीज तक फंडिंग रेज करेंगे और ई सीरीज के बाद हम आईपीओ लॉन्च कर देंगे। इस तरह से चलता है। तो सीरीज का बेसिकली ये मतलब है, आज आपने फंडिंग रेज करा, अगर वो ए है, नेक्स्ट राउंड आपका बी हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड आपका सी हो जाएगा, और इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। ठीक है। फिर हमारे सामने टर्म आ गए वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का क्या मतलब होता है? अगेन एक इन्वेस्टर है जो भाई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनका एक मार्केट फोकस होता है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, जनरली उनको पता होता है मैं एडटेक में पैसा लगाऊंगा, मैं फाइनेंस में पैसा लगाऊंगा, मैं फूड डिलीवरी स्टार्टअप में पैसा लगाऊंगा, क्योंकि उनके बारे में उनको नॉलेज होती है। और वेंचर कैपिटलिस्ट का पर्पस क्या होता है? वो पर्पस होता है कि वो स्टार्टअप पिक करता है जो उसको लगता है कि यार ये ग्रो हो सकते हैं, उनमें वो पैसा लगाते हैं और फिर वो अपने नेटवर्क को देते हैं। स्टार्टअप मेहनत करता है, कंपनी ग्रो होती है, तो सबका फायदा होता है, स्टार्टअप को भी, और वेंचर कैपिटलिस्ट भी वहां से एग्जिट कर देता है, अपने शेयर बाद में बेच देता है, चाहे वो आईपीओ में या फिर अदर इन्वेस्टर को, और वहां से वो प्रॉफिट गेन कर लेता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जिसकी हमने बात अभी भी करी थी कि टोटल वर्थ कितनी आपकी कंपनी की। जैसे $1 बिलियन की वैल्यूएशन को हम क्या बोल रहे थे? यूनिकॉर्न। $10 बिलियन की वैल्यूएशन को हम क्या बोल रहे थे? डेकाकॉन। तो वैल्यूएशन जो होती है वो आपकी कंपनी की टोटल वर्थ है। वो निकलती कैसे? उसके डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं कि आपका करंट रेवेन्यू क्या है, फ्यूचर में आपका कितना रेवेन्यू हो सकता है, कॉस्ट कितनी लग रही है। इन सारी चीजों को जब हम प्लस माइनस कर देते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फाइनेंशियल मॉडलिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं? हम किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को निकालते हैं कि इस कंपनी की आज क्या वर्थ है और इसकी कितनी वर्थ हो सकती है आने वाले टाइम में। तो अगर मैं बोलता हूं एक कंपनी $5 बिलियन की है, तो इसका मतलब उन्होंने उतने की वैल्यू क्रिएट कर दी अपने बिजनेस से मार्केट के अंदर। ठीक है। तो मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे स्टार्टअप रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की, वो सारी यहां पे सिखा दी है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाला हूं कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ऑप्शन दूंगा, उनके एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, जिससे आपको यहां पे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मेरा आपसे क्या सजेशन है, जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आने वाले हैं
एक एक क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना। जितने भी हमने नोट्स बनाए इनको एक बार रिवाइज कर लो, फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करो, तो आपका कंप्लीट एक रिवीजन हो जाएगा एंड इस सेक्शन को लेके आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पढ़ने की अप्रोच बहुत क्लियर है। आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पहले उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे क्या आंसर हो सकता है, उसके बाद जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। अगर आप कुछ नया बना रहे हो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बिजनेस मॉडल, मॉडलिंग, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी या इनोवेशन। हम सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन का मतलब ही यही होता है कि कुछ आप नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया इन्वेंट कर रहे हो जिससे कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या है। अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड हाउ इट विल बी अचीव्ड। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है जिसमें भाई पूरी की पूरी बिजनेस के बारे में आप लिखते हो और उसको कैसे अचीव करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं भाई। आपको पता, आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, उसका प्लान बनाओगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिजनेस प्लान। ब्रेक इवन का क्या मतलब होता है, ब्रेक इवन तो वो सिचुएशन होती है जहां पे आपका ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। मतलब आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया एंड आपने इतनी सेल कर ली कि जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट था, जितना भी आपका कॉस्ट था, वो रिकवर हो गया है, आप ब्रेक इवन पे पहुंच गए हो। कैश फ्लो में ये होता है कि आपका पूरा पूरे बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, एंड उस चीज को हम बोलते हैं कैश फ्लो फोरकास्ट। लेकिन अगर हमें यह देखना है कि हमारा बिजनेस आइडिया क्या है और वो कैसे अचीव होगा, तो वो हमें पता चलता है बी प्लान, मतलब बिजनेस प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ अ बिजनेस प्लान इज जनरली द फर्स्ट बट रिटर्न लास्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनरली जब भी आप फंड रेजिंग के लिए जाते हो या फिर अपनी कोई चीज पिच करने किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो, तो भाई पूरे बी प्लान में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें सारी की सारी बात टू द पॉइंट लिखी होती है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। तो जो एग्जीक्यूटिव समरी होता है ना, वो एक तरह से मान लो कि 100 पेज का आपको कोई बिजनेस मॉडल है। ठीक है, आपने पूरा का पूरा प्लान लिख लिया है। अब उस प्लान को यार पूरा का पूरा नहीं रीड करना चाहता हर एक इन्वेस्टर। इन्वेस्टर सबसे पहले ये चाहता है कि 100 पेजेस रीड करने से पहले मुझे एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए कि इस बिजनेस में है क्या। तो उस पूरे डॉक्यूमेंट को, उस पूरे पेज को जिसमें सारी डिटेल शॉर्ट में लिखी होती है, ब्रीफ में लिखी होती है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस डज नॉट इंक्लूड। क्या चीज इंक्लूड नहीं करती भाई, ऑल्टरनेटिव्स डेफिनेटली इंक्लूड करती है। वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना, ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव दैट सेटिस्फाइज द बेस्ट, ये तो बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप डिसीजन है। तो नॉट रिकॉग्नाइजिंग अ प्रॉब्लम डज नॉट इंक्लूड। क्यों, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स का काम क्या होता है, उनको तो रिकॉग्नाइज करनी है प्रॉब्लम। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन में क्या होगा, रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम। जब तक आप प्रॉब्लम को ही रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो आप क्या चीज डेवलप करोगे, क्या सर्विस बनाओगे, क्या गुड बनाओगे, इसकी क्लैरिटी आपको कभी आएगी नहीं। तो इसका मतलब नॉट रिकॉग्नाइजिंग अ प्रॉब्लम इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ये तो पार्ट है, ये तो भाई आपको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए प्रॉब्लम, कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किससे रिलेटेड आप स्टार्टअप कर रहे हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इज टैक्स्ड एज पर्सनल इनकम। ये कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में होता है, ये पूछा गया है। देखो, जब आप बिजनेस से इनकम गेन करते हो ना, तो मान लो आपने एक कंपनी बनाई है, तो कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। कंपनी एक अलग चीज है, आप एक अलग इंडिविजुअल हो, तो आपका टैक्सेशन अलग होगा, कंपनी का टैक्सेशन अलग होगा। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, मतलब आप अगर अपना खुद का ही बिजनेस करो, आप सिंगल ओनर हो उस बिजनेस के, तो आपकी इनकम और आपके बिजनेस की इनकम को एक ही बात समझा जाएगा। और इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप की जो इनकम होती है उसको पर्सनल इनकम समझा जाता है। वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वो आपका ही पार्ट होता है। हाउएवर, अगर आप कोई कंपनी बनाते हो, कोई पार्टनरशिप बनाते हो, कोई हिंदू फैमिली बिजनेस बनाते हो, तो उसमें जो टैक्सेशन है वो अलग तरह से, पार्टनरशिप फर्म को एक अलग एंटिटी माना जाता है, कंपनी को एक अलग एंटिटी माना जाता है, एक कॉर्पोरेशन को अलग एंटिटी माना जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका एक ऐसा बिजनेस जिसका एक सिंगल ओनर है, जिसको आप ही ओन करते हो, तो उस केस में आपकी इनकम और आपके बिजनेस की इनकम एक ही हो जाती है। और इसीलिए उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस से जो भी इनकम होती है उसको पर्सनल इनकम हम लोग काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वन हु इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द डे टू डे ऑपरेशन टू कीप द बिजनेस रनिंग। तो बिजनेस में आपने देखा है बहुत सारे सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स, सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स का क्या मतलब होता है कि भाई जो सी लेवल पोजीशंस पे होते हैं, जैसे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसका काम क्या होता है, पूरे के पूरे बिजनेस का जो विजन होता है उसको अलाइन करना। सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, जो पूरे के पूरे बिजनेस का टेक देखता है। उसके बाद सीएफओ, जिसको बोलते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो फाइनेंस रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन लेता है और पूरी की पूरी डायरेक्शन को सेट करता है। और सीओओ क्या होता है, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर,
जो डे टू डे जितने भी ऑपरेशन है, किस तरह से डेली लेवल के ऑपरेशन को मैनेज करना है, लॉजिस्टिक रिलेटेड हो सकता है, ऑपरेशन एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो सारी डिसीजन कौन लेता है? सीओओ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीओओ। एंड इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज नॉट नीडेड इन योर इन्वेस्टमेंट पिच डेक। इन्वेस्टमेंट पिच डेक क्या होता है? पिच डेक का मीनिंग क्या होता है? पिच डेक का मीनिंग होता है कि भाई आप किसी को पिच कर रहे हो अपने बिजनेस आइडिया को। अगर आपने रिसेंटली एक शो को देखा हो जो काफी ज्यादा फेमस हुआ है इंडिया में, वो है शार्क टैंक इंडिया। ठीक है, शार्क टैंक इंडिया वर्जन जो है, उसमें क्या चीज है? उसमें छोटे बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आते हैं, और वो क्या करते हैं? वो पिच देते हैं जो सामने शार्क्स बैठे होते हैं कि भाई हमारा ये बिजनेस है, इसमें आप इन्वेस्ट करो। तो वो जो पिच डेक होता है, उसका पर्पस क्या होता है? पिच डेक में आप सारी की सारी स्लाइड्स बनाते हो कि हमारी कंपनी का ये मिशन है, ये विजन है, हम इतना ग्रो कर सकते हैं, ये मार्केट साइज है, हम इतना टैप कर सकते हैं, मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस रिलेटेड होती है, वो इस पिच डेक में इंक्लूडेड होती है। क्वेश्चन ये निकल के आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। तो आपकी जर्नी और आपकी लाइफ स्टोरी ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप ऐड कर दो तो भी ठीक है, नहीं ऐड करो तो इससे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिच डेक का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो होता है बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आप अपनी स्टोरी बताना चाहते हो, वेल एंड गुड, नहीं बताओगे तो आपके पिच डेक पे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम which is collaborated with the World Bank and aims to implement the mandate of National Skill Development Mission। आपको पता है गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है जिसका नाम है NSDM, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। मतलब क्या है कि भाई इंडिया में जितने भी लोग हैं, कंट्री में जितने भी लोग हैं, उनको भाई आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो। ठीक है, ताकि वो जो लोग हैं वो भी इंप्लॉयड हो सके, वो एक बेटर ह्यूमन कैपिटल बन सके। तो कौन सी स्कीम है जिसके साथ कोलैबोरेशन है? आंसर आपका संकल्प। आपसे मेरा क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि संकल्प का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गवर्नमेंट प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड थ्रू केवीआईसी एंड डीआईसी एंड हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। आपको क्या चीज बोली गई? गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें भाई जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स है, माइक्रो बिजनेसेस हैं, उनको ग्रो करने के लिए एक स्कीम है, और उस स्कीम का क्या नाम है ये आपसे पूछा है। तो आंसर आपका MPEGP। इसको वैसे ज्यादा कॉमनली जाना जाता है PMEGP के नाम से, जिसका फुल फॉर्म क्या है? जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर जो भी भाई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको भाई इंकरेज किया जाता है कि भाई आप लोग जो है वो ग्रांट्स दो। जो मान लो ये नए स्टार्टअप कर रहे हो, उसमें गवर्नमेंट जो फंड कर देती है प्रोजेक्ट कॉस्ट को, ताकि भाई ये जो एंटरप्रेन्योर्स है ये थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें और ये फ्यूचर में ग्रो कर सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर बिजनेस। अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, स्टार्टअप को ग्रो करना चाहते हो, तो उसका इनफॉर्मल तरीका क्या है? देखो, जो फॉर्मल रूट होता है उसमें क्या होता है? आप प्रोफेशनल्स के पास जाते हो, फंडिंग को रेज करते हो, IPO लॉन्च करते हो, वो एक फॉर्मल तरीका है। जैसे एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एंजल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका स्टार्टअप जो है वो नया नया है। एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं कुछ ऐसे लोग जो HNIs होते हैं, जो जिनको बोला जाता है हाई नेट इंडिविजुअल्स। तो इनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं? अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं छोटे छोटे स्टार्टअप्स में, क्योंकि उनको लगता है ये स्टार्टअप फ्यूचर में ग्रो हो जाएगा तो मुझे उसके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? ये एक फॉर्मल वे ऑफ रेजिंग फंड्स है। उसके बाद अगर मैं वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करूं, तो एंजल इन्वेस्टमेंट जब आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो हो जाता है, ज्यादा कैपिटल की नीड होती है, ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, तो आप VCs के पास जाते हैं, जिसको बोला जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। और ये लोग क्या करते हैं? ये आपकी डिफरेंट राउंड ऑफ फंडिंग करते हैं, सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C। तो ये भी अगेन एक फॉर्मल तरीका है पैसा रेज करने का। जो इनफॉर्मल तरीका वो क्या है? वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से। भाई आपको अपने स्टार्टअप ग्रो करना है, आपको कुछ पैसों की जरूरत है, तो आप अपने दोस्तों से लोन ले लो, फैमिली से लोन ले लो। ये कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये इनफॉर्मल तरीका है, ताकि स्टार्टिंग में आप अपने बिजनेस को क्या कर पाओ? बूट स्ट्रैप कर पाओ, आप अपने लेवल पे बिजनेस को ग्रो कर पाओ। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप फंड रेज करते हो, तो आपको बदले में क्या देना पड़ता है? बदले में देना पड़ता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? अपने बिजनेस की ओनरशिप। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे ज्यादा फंड रेज करोगे तो ज्यादा इक्विटी देनी पड़ेगी। तो कुछ स्टार्टअप क्या कोशिश करते हैं कि भाई बूट स्ट्रैप रखते हैं, आप खुद से ही फंड करते हो, और जब बिजनेस थोड़ा ग्रो हो जाता है, जब उसमें दिखता है कि ग्रो हो सकती है, तो आप कम इक्विटी पे भी ज्यादा पैसा रेज कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा का पूरा स्टार्टअप वर्ल्ड काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल प्लान फॉर द बिजनेस शुड इंक्लूड। देखो, जब आप फंडिंग रेज करना चाहते हो, आप इन्वेस्टर के पास जाते हो, तो भाई वो फाइनेंशियल प्लान आपका देखना चाहता है, आपका कोई को फाउंडर है वो देखना चाहता है। क्यों देखना चाहता है? क्योंकि यार फाइनेंसिस क्लियर होने चाहिए कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, किस तरह से हम पैसा
ग्रो करेंगे, हमारी बैलेंस शीट्स कैसे दिखेंगे, हमारे प्रॉफिट्स कितने होंगे हर साल, किस लेवल पे हम लोग ग्रो करेंगे, तो उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को बोला जाता है फाइनेंशियल प्लान। और कोई भी इन्वेस्टर उसको देखने में इंटरेस्टेड होता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उनको रिटर्न्स मिल पाए, उनको पैसा मिल पाए। तो फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, बैलेंस शीट भी इंक्लूड होनी चाहिए, प्रॉफिट फोरकास्ट भी इंक्लूड होना चाहिए, कैश इनफ्लो आउटफ्लो भी इंक्लूड होना चाहिए। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस बैंक का पर्पस क्या है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल बिजनेसेस है, जो स्मॉल स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनको एनकरेज करना, उनको सपोर्ट करना कि यार आप लोग अपनी कंपनी सेटअप करो, बिजनेस सेटअप करो, ताकि आप लोग क्या कर पाओ, आप ग्रो कर पाओ, नेशन बिल्डिंग में आप कंट्रीब्यूट कर पाओ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच स्कीम इज स्टार्टेड बाय द नीति आयोग फॉर स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। नीति आयोग क्या है, आपको पता हो तो पुराने टाइम में हमारे प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो था उसको स्क्रैप कर दिया गया और उसकी जगह सेटअप किया गया नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि भाई आप लोग ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे कंट्री जल्दी जल्दी ग्रो करे, ऐसे प्लान्स को लेके आओ जिससे हमारा नेशन जल्दी जल्दी बिल्ड हो सके। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने क्या करा, पूरे इंडिया में जो स्कूल लेवल पे है, इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर ए अटल टिंकरिंग लैब्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझो भाई, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना किसके अंडर आता है, ये आता है एआईएम के अंडर। एआईएम क्या है, एक बहुत ही गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन। अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों का जो माइंडसेट है वो इनोवेटिव करो। इनोवेटिव मतलब जैसे स्कूल लेवल पे आप लोगों को ये मत सिखाओ कि सिर्फ जॉब 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 करना है। जिन लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो कोई नई चीज बनाना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जिनके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, उनको मोटिवेट करो ताकि भाई वो कुछ ऐसा डेवलप कर दे जिससे हमारी कंट्री जो है वो बहुत बड़े लेवल पे ग्रो हो जाए। और इसके लिए इस स्कीम में क्या किया जाता है, अप टू 20 लाख का भाई फंड दिया जाता है कि आप स्कूल में एक लैब सेटअप करो और उस लैब में अगर कोई बच्चे हैं जो कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कुछ नई चीज बनाना चाहते हैं, तो उसको वो डेवलप करें, नेशनल लेवल पे बिल्डिंग करें। तो आप नाम याद रखना, अटल टिंकरिंग लैब्स, और किसके अंडर है, एआईएम अटल इनोवेशन मिशन। और इसको किसने लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया था नीति आयोग ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉफिट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर हाउ मेनी इयर्स। देखो इनकम टैक्स में क्या होता है, कोई स्टार्टअप है जो रिकॉग्नाइज है, जिनको स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, तो अब क्योंकि वो स्टार्टअप जो है वो इनिशियल फेज पे क्या होती है, जब स्टार्टअप ग्रो हो रही है, उनके थोड़े बहुत प्रॉफिट होते हैं, तो स्टार्टअप और पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसको ग्रो कर पाए। अब इनिशियल लेवल पे अगर टैक्सेशन बहुत ज्यादा होगा तो चैलेंज क्या आएगा, वो स्टार्टअप ग्रो नहीं कर पाएंगे अपने फुल स्केल पे। तो गवर्नमेंट उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कहती है कि हम आपको एक टैक्स हॉलिडे दे रहे हैं। टैक्स हॉलिडे मतलब हम आपको 3 साल के लिए अलाउ कर रहे हैं कि आप टैक्स मत पे करो, आप उस पैसे को यूज करो, आप नए लोगों को हायर करो, कम्युनिटी को बिल्ड करो, अपने बिजनेस को ग्रो करो, ताकि आप भाई अच्छे से ग्रो कर पाए। देन बाद में जब आपके एक डिसेंट प्रॉफिट्स होने लगे तो हमें आप टैक्सेशन देते रहो। तो इस तरह से स्टार्टअप्स को मोटिवेट किया जाता है, लेकिन हर एक स्टार्टअप के लिए नहीं, ये रिकॉग्नाइज स्टार्टअप के लिए, जिनको गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो डिफरेंट फील्ड में है, जो कुछ इनोवेशन रिलेटेड है, जो एक बहुत बड़ा चेंज है, जो टेक फॉर गुड में काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स को ये एडवांटेज मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अ कंपनी सेट टू हैव रजिस्टर्ड व्हेन, कंपनी को आप रजिस्टर्ड कब बोलोगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेसेस होते हैं, जैसे हमने बात करी सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, उसके साथ ही भाई आपकी कंपनी होती है, कॉर्पोरेशन होता है, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है। तो कंपनी को आप रजिस्टर्ड कब बोलते हो, इट फाइल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब ये फाइल करता है उसके लिए, या फिर जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से तब, या फिर अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, या फिर जब आप एक्चुअली में बिजनेस स्टार्ट करते हो तब। तो भाई कंपनी को आप रजिस्टर्ड तब बोलते हो जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है कि हाँ आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, अब आप इस कंपनी के अंदर जो अपने एक्शंस है, जो अपना बिजनेस है, उसको स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following is a purpose of business plan। बी प्लान का पर्पस क्या है, टू मेक अ फाइनेंशियल प्लान, टू डिसिप्लिन द एंटरप्रेन्योर, या टू थिंक ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर, टू रिसर्च द फैक्ट। आप बी प्लान क्यों बनाते हो, आप बी प्लान इसलिए बनाते हो ताकि आपको जो वेंचर, आपको जो स्टार्टअप, आपको जो बिजनेस है, उसके सारे के सारे एस्पेक्ट आपको क्लियर हो जाए। क्या बिजनेस मॉडल होगा, कितने लोग चाहिए होंगे, किस तरह से मेरी ग्रोथ होगी, किस तरह से मुझे अपने पूरे पूरे फाइनेंसेस को मेंटेन करना है, मेरी हायरार्की क्या रहेगी, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। और इसीलिए हम बी प्लान बनाते हैं ताकि एक कंप्लीट क्लैरिटी रहे, टू थिंक ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है,
अब आपने कोई बिजनेस करा, कोई नाम सोचा, कोई लोगो डिजाइन करा, कुछ ऐसी इन्वेंशन करी जो किसी एक इंडिविजुअल ने क्रिएट करी है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल ने क्रिएट करी है। और जो लॉ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है हर कोई आपकी चीज कॉपी ना कर ले, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो आपको आईपीआर दे देता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और वो क्या क्या चीजें होती है, वो आपका पेटेंट हो सकता है कि भाई आपने देखा कोई इन्वेंशन करता है, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाता है तो उसको पेटेंट करा लेता है और फिर उसको लाइसेंस पे देता है डिफरेंट कंपनीज को कि आप यूज कर सकते हो लेकिन इसका राइट मेरे पास है। या फिर आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है, कोई नाम है वो आपका ट्रेडमार्क हो गया, कोई और यूज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक नाम है और कोई और इंसान आपके नाम को ही कॉपी करके अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है। तो उस सब चीजों से बचने के लिए आपको आईपीआर मिलते हैं, जो एक तरह से क्या होते हैं, जो एक तरह से आपकी प्रोटेक्शन करते हैं कि आपका बिजनेस, आपका जो नाम है, आपका जो टेक्नोलॉजी है वो हर कोई कॉपी ना कर सके विदाउट योर परमिशन। तो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क दोनों ही आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रेड सीक्रेट रेफर्स टू, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो भाई पब्लिक को अननोन है जिसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोको कोला, कोको कोला कैसे बनती है, ये एक ट्रेड सीक्रेट है। आप देखना कभी कोको कोला पी के, आप पेप्सी पी के, आपको टेस्ट डिफरेंट लगेगा क्योंकि कोको कोला का जो सीक्रेट रेसिपी है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या है, जो अननोन टू पब्लिक है, जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है और कभी कभी इस चीज से आप काफी ज्यादा बेनिफिट भी उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है उनका नेचर क्या होता है, तो टेंजिबल होती है, इनटेंजिबल होती है। टेंजिबल वो चीज होती है जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। जैसे आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में कोई मशीन है, कोई एसेट है, ठीक है, कोई लैंड है, ये सब टेंजिबल है। इनटेंजिबल होती है जो पेपर में लिखा हुआ है लेकिन आप उनको फील नहीं कर सकते। जैसे आपको बोल दिया कि ये आपका पेटेंट है या आपका ट्रेडमार्क है, इसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है, इसको आप फील नहीं कर सकते, बस ये आपके नाम पे हो गया है। तो आप क्या बोलोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वॉज लॉन्च। मुद्रा क्या चीज है, पहले तो ये बताओ। तो इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये एक बॉडी बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी, इसका पर्पस ये था जो माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेज हैं उनका क्या, उनका डेवलपमेंट हो, उनका फाइनेंसिंग हो और वो कंपनी में ग्रो कर सके। तो इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको बिजनेस लोन मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी या फिर तरुण कैटेगरी। तो इस तरह से आपकी कैटेगरीज होती है और उसके अंदर आपको बिजनेस लोन मिलते हैं बहुत ही कम रेट्स पे। 50,000 से 10 लाख तक का लोन मिलता है और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भाई ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, क्या मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप का, क्या बेस्ट डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप की। क्या एक बिजनेस को सेटअप करना एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, या अगर आप रिस्क ले रहे हो क्या उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, या स्ट्रॉन्ग विजन को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ये पार्शियली करेक्ट है। जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एंड वैल्यू क्रिएशन। आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, आप क्या सोसाइटी में इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो, किस तरह का इनोवेशन ला रहे हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने, व्हाई शुड एन एंटरप्रेन्योर डू अ फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से आप क्या करते हो, एक असेसमेंट करते हो। असेसमेंट किस चीज का करते हो, भाई आपने कोई प्लान बनाया, कोई मेथड बनाया, उसको आप असेस करते हो कि वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा फिजिबिलिटी स्टडी करता है। उसने कोई आइडिया पे काम किया, कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई सर्विस डिजाइन की, अब उसका चेक करेगा ये मार्केट में वर्क करेगा भी कि नहीं करेगा। और वो क्यों करता है, ताकि वो ये समझ पाए कि मेरे बिजनेस में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वो अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, लॉन्च करता है। टू सी वेयर द पॉसिबल बैरियर्स टू सक्सेस आर देयर, दैट्स व्हाई एन एंटरप्रेन्योरशिप organization or an entrepreneur should do a feasibility study। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्लान, आपके बिजनेस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव समरी, क्योंकि इस एग्जीक्यूटिव समरी में आपके बिजनेस की हर एक चीज टू द पॉइंट तरीके, ब्रीफ तरीके से लिखी होती है, जिससे जो इन्वेस्टर है, जो कोई रीड कर रहा है, उसको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाती है आपके पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट
ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू एन ऑथर ऑफ ओरिजिनली लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, कोई भी अगर ऐसी आर्ट है जिसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनाई है, किसी ने कोई गाना बनाया है, किसी ने कोई म्यूजिक डिजाइन किया है, किसी ने कोई पोएम लिखी है, किसी ने कुछ ड्रामा क्रिएट किया, उन सबको आईपीआर, उनके राइट्स हैं कि कोई कॉपी ना कर ले उनकी सारी की सारी चीज, तो वो चीज को क्या बोलते हैं? पेटेंट, ट्रेडमार्क, पॉलिसी या कॉपीराइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉपीराइट। आपको कॉपीराइट मिल जाता है, आपने देखा भी होगा कोई म्यूजिक लेबल होता है, उनको कॉपीराइट मिल जाता है उस गाने का, उस मूवी का, और फिर उनके पास ये लीगल अथॉरिटी होती है कि वो इनको डिस्ट्रीब्यूट या शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू वेंचर बेस्ड ऑन एन इनोवेटर्स वर्क ऑफन रिक्वायर्स। अगर एक इन्वेंटर है, एक इनोवेटर है, उसने एक नई चीज तो बना दी है, अब आपने कोई चीज तो क्रिएट कर दी। एक चीज को क्रिएट करना और उसको मार्केट में सेल करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो अगर आपने एक नया वेंचर बना दिया, एक इन्वेंटर का काम बना दिया है, आपने कोई मशीन बना दी, कोई टेक्नोलॉजी बना दी, अब अगर आपको मार्केट में उसको सेल करना, एक बिजनेस बनाना, उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक एंटरप्रेन्योर की एक्सपर्टीज, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को पता होता है उसका बी प्लान क्या होगा, इसका यूज केस क्या बनेगा, इसको मार्केट में किस तरह से बिग कर सकते हैं, कैसे इसको लॉन्च कर सकते हैं, और इसी चीज के लिए यहां पे काम ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द मेथड ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड देन कैपिटलाइजिंग ऑन इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु थिंक दैट समथिंग कैन बी डन डिफरेंटली एंड बेटर। ये क्या होता है? अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई ऐसा इनिशिएटिव लेते हो जिससे आपकी जो कंपनी है वो बेटर हो जाती है, या फिर कोई प्रोजेक्ट है उसको आपने और भी स्मूथ तरीके से कर दिया है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इंट्राप्रेन्योरशिप। तो इंट्राप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो आपकी कंपनी के लिए बेटर है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? आप एक नई चीज ही बना रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से दोनों चीजें काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओनरशिप ऑफ द वेंचर इज रिफ्लेक्टेड बाय द ओनरशिप ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक। शेयर्स किसके पास होते हैं? शेयर्स कौन से फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं कॉर्पोरेशन में। कहां पे होते हैं? किसी कंपनी या कॉर्पोरेशन में। पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें शेयर्स ऑफ स्टॉक नहीं होते। इसमें तो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न डिफाइन हो जाता है। पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सब कुछ आपका ही होता है। कॉर्पोरेशन में शेयर होते हैं, फिर आप क्या करते हो? उन शेयर्स को सेल कर सकते हो, इन्वेस्टर को ला सकते हो। तो किसी ने आपकी 5% इक्विटी ले ली, किसी ने आपकी 10% इक्विटी ले ली, और इस तरह से वो शेयर जो है एक पर्सन या एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफर होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस वाज फाउंड बाय एकियो मोरिटा। आपको एक चीज ध्यान रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो फेमस इनोवेटर्स रहे हैं, थॉमस एल्वा एडिसन, इन सब लोगों ने क्या क्या चीजें इन्वेंट करी है, ये पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या चीज इन्होंने इन्वेंट करी है? एकियो मोरिटा ने बनाया था सोनी। सोनी कंपनी का फाउंडर है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ सैमसंग के फाउंडर कौन है, किसने इनोवेट किया था सैमसंग को? एप्पल के फाउंडर कौन है? ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबको पता होगा। पैनासोनिक के फाउंडर कौन है? तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद मुझे बताओ मेजर इन्वेंशंस 21st सेंचुरी की क्या क्या? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? विच आर द मेजर इन्वेंशंस? आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेजर इनोवेशंस दुनिया में क्या हो रही है इस समय। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर लिया है, नया नाम क्या बन गया फेसबुक का? वो बन गया है मेटा। अब मेटा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में कि मेटावर्स का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स, ऐसी टर्मिनोलॉजीज का आपको आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, बिकॉज ये रीसेंट इनोवेशंस हैं जो इस समय इस पूरी डिजिटल कंट्री में, डिजिटल वर्ल्ड में हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेज टू द कॉन्सेप्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी आप कोई चीज लॉन्च करते हो उसका एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस आपसे पूछा है कि कॉन्सेप्ट स्टेज के बाद आपका क्या नेक्स्ट प्रोसेस होता है। एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप कोई नई चीज लॉन्च करते हो ना, उसके मेजर 5 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? 5 स्टेज। नोटबुक में अपने नोट्स बना लो। सबसे पहला स्टेज होता है आइडिया स्टेज। ठीक है, आइडिया स्टेज के बाद आता है कॉन्सेप्ट स्टेज। कॉन्सेप्ट स्टेज के बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। इसके बाद आपका आता है टेस्ट मार्केटिंग स्टेज, और लास्ट में आपका आता है कमर्शियलाइजेशन स्टेज। इनका मीनिंग क्या है समझा भी देता हूं आपको एक बार। आइडिया स्टेज का मतलब क्या होगा कि आप एक आइडिया समझते हो, उसको पूरा पूरे मॉडल को आइडिएट करते हो, क्या हमें करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। फिर आप उसकी पूरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाते हो, किस तरह से उसका पूरा का पूरा बिजनेस रहेगा, क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। थर्ड है, जब आपका कॉन्सेप्ट डिफाइन हो गया, उसका प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। मान लो आपने सोचा मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाऊंगा, तो उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना लिया, इस तरह से वर्क करेगा, ये ऐसे वर्क करेगा। उसको अब आप डेवलप करते हो, एक प्रोटोटाइप उसका बनाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। उसका आप उसको टेस्ट करते हो मार्केटिंग में कि भाई मार्केट में देखो तो सही कि वो भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। हमारे हिसाब से हमने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है, बट कंज्यूमर को वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। तो उसके बाद जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, लोगों को अच्छा लगने लगता है, आप उसका कमर्शियलाइजेशन करते हो, मास प्रोडक्शन करते हो, और कोशिश करते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच पाए। तो हमारे कॉन्सेप्ट स्टेज के बाद कौन सा स्टेज है? वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर
सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर। एक इंडिविजुअल, एक पर्सन क्यों अपना वेंचर करेगा, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, अ डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, रिस्क टेकिंग, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, एक इंसान एंटरप्रेन्योर बनता है मल्टीपल रीजन से। किसी के फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं कि भाई मुझे अगर अच्छे पैसे कमाने हैं तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप करता हूं, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करता हूं। या फिर वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ही वांट्स टू रिमेन हिज और हर ओन बॉस। या फिर उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि मैं ये चीज चेंज कर सकता हूं, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है कि यार दुनिया में ये प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मल्टीपल रीजन किसी के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार्ज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन फिक्स एसेट, द प्रोडक्ट विल बी टर्म्ड एज। एक ऐसा बिजनेस जिसमें भाई बड़े बड़े फिक्स एसेट आपको चाहिए। मान लो आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हो, तो आपको बहुत पैसा चाहिए, मशीन का पैसा चाहिए, एंड इस तरह से आपको एक बड़ा लैंड चाहिए, फैक्ट्री पूरा सेटअप करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे बिजनेसेस, ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव, जहां पे बहुत पैसा लगता है, क्योंकि एसेट्स को परचेज करना है, फिक्स एसेट्स आपको चाहिए। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पे वेरिएबल आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है, जितने न्यू एडिशंस आएंगे उतने नई कॉस्ट लगेगी, तो वो एक वेरिएबल बिजनेस है। बट एक ऐसा बिजनेस जहां पे आपको मशीनरी चाहिए, आपको बहुत सारे लैंड चाहिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग चाहिए, एक फैक्ट्री चाहिए, वहां पे कैपिटल लगती है, उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर स्मॉल बिजनेसेस इंपॉर्टेंट टू कंट्रीज इकोनॉमी। स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। वो एंटरप्रेन्योरशिप को एक आउटलेट देते हैं, वो स्पेशली सपोर्ट दे देते हैं लार्जर कंपनीज को, वो इनोवेटर बन सकते हैं न्यू प्रोडक्ट्स के। तो तीनों ही रीजंस ट्रू है भाई। एंटरप्रेन्योर जितने ज्यादा आएंगे उतनी जॉब क्रिएशन ज्यादा होगी, वो जॉब गिवर बन जाएंगे रादर देन जॉब टेकर्स। वो ऐसा भी कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको सपोर्ट दे दिया। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो माइक्रो यूनिट्स होती हैं किसी गांव में, किसी विलेज में, वहां से वो अपने क्लोथ या अपने जो चीजें चाहिए होती है उनको फंड कर लेती है। वो नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो ऐसी चीजें बना सकते हैं जो पूरे पूरे बिजनेस को डिसरप्ट कर दे। तो आंसर मेरा क्या है, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि कौन सा स्मॉल बिजनेस कब बिग हो जाए, कौन सी कंट्री में वो ग्रो कर जाए, कौन सी इकोनॉमी को वो डेवलप कर दे, कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद अगर हम बात करें, एन एंटरप्रेन्योर हु ओन्स मोर देन वन बिजनेसेस, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसके पास एक से ज्यादा बिजनेस है, तो आप उसको क्या बोलोगे भाई। देखो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। आपने वर्ड भी सुना होगा पोर्टफोलियो। जब आप शेयर मार्केट या कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो भी आपसे बोला जाता है कि आप अपना पोर्टफोलियो बना लो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ कि मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करो, मल्टीपल बिजनेसेस को ओन करो। तो पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है कि आप एक से ज्यादा सेक्टर्स या एक से ज्यादा बिजनेस को ओन करते हो। तो अगर आपका ज्यादा बिजनेस है तो आपको क्या बोला जाएगा, अ पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनरशिप पोजीशन ऑफ लेस देन 50% इन अ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में 50% से कम ओनरशिप है तो आप क्या बोलोगे, आपका कौन सा इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, मेजॉरिटी कब होता, जब 50% से ज्यादा होता। जॉइंट वेंचर क्या होता है। अच्छा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, नीचे मुझे कमेंट में बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर, जॉइंट वेंचर एंड एक्विजिशन। क्योंकि ये तीन टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनीज के मर्जर भी होते हैं, जॉइंट वेंचर भी होते हैं, एक्विजिशन भी होते हैं। आप मुझे बताओ, रिसेंटली आपने एक कंपनी सुनी होगी ग्रोफर्स, ग्रोफर्स को क्या करा जोमैटो ने। आप मुझे नीचे कमेंट बताओ, जोमैटो ने उसे एक्वायर करा, जॉइंट वेंचर करा, एक्विजिशन करा, एंड उसका न्यू नेम क्या है। अब आप मुझे बताओ, जो ग्रोफर्स है उसका न्यू नेम क्या है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, विच इज अ बूट स्ट्रैप स्टार्टअप। बूट स्ट्रैप स्टार्टअप क्या होता है, अगेन जो एक सेल्फ फंडेड स्टार्टअप होता है, जो अपने स्टार्टअप को खुद फंड करता है, उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसके बाद जो अदर ऑप्शंस है वो भी आपको समझा देता हूं। अगर आप वीसी, वीसी हम समझ चुके हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो बड़ी कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है। सीरीज ए, सीरीज बी क्या होता है, डिफरेंट राउंड ऑफ फंडिंग होता है। जैसे आप स्टार्टिंग में फंड चाहिए होता है, उसे बोला जाता है सीड फंड, क्योंकि आप बिल्कुल आइडिया स्टेज पे होते हैं, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा चाहिए होता है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। उसके बाद आपको एंजल इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट के बाद आप भाई और इन्वेस्टमेंट रेज करते हो, जिसको बोलते हैं सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी। जब आप प्राइवेट फंडिंग खत्म कर लेते हो, फिर आप मार्केट की तरफ जाते हो और आप पब्लिक डोमेन में उसको लॉन्च कर देते हो, फिर हम उसको बोलते हैं आईपीओ लॉन्च करना। तो एक जो स्टार्टअप होता है उसके दो रूट्स होते हैं मेजरली। अगर आप स्टार्टअप देखोगे तो स्टार्टअप के दो रूट क्या होते हैं, या तो वो एक्वायर हो जाता है बाय अ बिगर स्टार्टअप, ठीक है, बाय अ बिगर स्टार्टअप, या फिर वो अपना आईपीओ लॉन्च कर दे रहा है मार्केट में और भाई सबसे बड़ा स्टार्टअप बन जाता है। तो आप मुझे कमेंट में ये भी बताओ, लास्ट 1 ईयर में इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स के आईपीओज आए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप के आईपीओज आए हैं। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी कंपनी के आईपीओ आए हैं ये आपको मुझे बताना है। जैसे आपके नाइका का आईपीओ आया है, आपका पेटीएम का आईपीओ आया है, आपका जोमैटो का आईपीओ आया है। तो इनके आईपीओ आए हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनी को आईपीओ आए हैं, और इसके साथ
इन आईपीओ के कौन फाउंडर्स हैं, इन कंपनीज के कौन फाउंडर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर इसका आंसर देना। इसके बाद देखते हैं, मेनी एस्टेब्लिश कंपनी डिसाइड टू एक्वायर स्मॉलर फर्म्स और स्टार्टअप जस्ट फॉर द ह्यूमन कैपिटल दे बिल्ड। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो आजकल स्टार्टअप वर्ल्ड में आने लगा है। इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक स्टार्टअप होता है, ठीक है, वो ग्रो हो रहा है, लेकिन दूसरी कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है, और एक्वायर इसलिए नहीं करती कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, उनका एक्विजिशन बहुत अच्छा है, उनका एचआर बहुत अच्छा है। देखो एक चीज समझो, दुनिया में अगर कोई भी कंपनी ग्रो होना चाहती है तो भाई वो ग्रो हो सकती है क्योंकि वो किसी के भी रॉ मटेरियल कॉपी कर सकती है, किसी की तरह मशीनरी बना सकती है, फैक्ट्री लगा सकती है, लेकिन एक चीज जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से सेपरेट करता है वो होता है उसका एचआर, उसका ह्यूमन रिसोर्स, उसकी ह्यूमन कैपिटल। बिकॉज हर एक इंसान का सोचने का तरीका अलग है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज एक छोटी कंपनी को पूरा ही एक्वायर कर लेती है और उनकी ह्यूमन कैपिटल भी ले लेती है, जो वहां के लोग हैं, क्योंकि उस कंपनी को लगता है कि वो ह्यूमन कैपिटल, वो जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है और इस टीम की वजह से हम जल्दी ग्रो हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्वी हायर। ये नया कॉन्सेप्ट आया है और काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि आपने एक्विजिशन भी कर लिया और आपने एक तरह से उन लोगों को हायरिंग भी कर दी, भाई उन्हीं लोगों को आपने खरीद लिया। लेट्स से आपकी एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, और उसने एक छोटी कंपनी को देखा, उसमें देखा कि यार उसमें 3-4 टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा यार हम इनके ब्रांड को भी एक्वायर कर लेते हैं और इनको अपनी सैलरी पे भी रख लेते हैं। तो क्या होगा, एक तरह से इस ब्रांड का क्या फायदा होगा, उनको एक अपफ्रंट पैसा मिल गया एक्विजिशन का और उनको एक बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट हो गए, तो वहां पे वो ग्रो करते रहेंगे। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो ह्यूमन कैपिटल टीम के लिए अगर कोई स्टार्टअप किसी को एक्वायर करे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्वी हायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, most of the time investors expect a quick presentation that highlights the key areas of startup like team, product, market, traction plan. It is called what? उसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है जिसमें सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी हो जाए। जो आपने देखा होगा शार्क टैंक में लोग बताते हैं, लोग क्या बताते हैं शार्क टैंक में आके कि भाई हमारा ये बिजनेस हमने ऐसे स्टार्ट किया था, इतना हमारा रेवेन्यू है, ये सेल्स है। तो ये क्या है? वो इन्वेस्टर के सामने पिच कर रहे हैं, और अगर एक इन्वेस्टर उस प्रेजेंटेशन को देखता है तो उसको क्या बोलेंगे? पिच डेक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? पिच डेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनका जो वैल्यूएशन है वो किससे ज्यादा क्रॉस हो जाए? $1 बिलियन वैल्यूएशन। अगर कोई कंपनी $1 बिलियन को क्रॉस कर देती है अपनी वैल्यूएशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ यूनिकॉर्न। तो द स्टार्टअप्स विच रीच एंड एक्सीड $1 बिलियन वैल्यूएशन। अगेन मेरा क्वेश्चन आ गया ऑडियंस के लिए, नीचे कमेंट बताओ आपको इंडिया के कितने स्टार्टअप्स याद है जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट बताओ, जो जो आपको कंपनी लगती है $1 बिलियन से ऊपर की है वो मेंशन करो, उन स्टार्टअप्स का नाम नीचे कमेंट में लिखो। देखते हैं सबसे ज्यादा नाम किसको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टअप्स दैट रेज ओवर $1 बिलियन इन अ सिंगल राउंड ऑफ फंडिंग। अगर आप स्टार्टअप पैसा रेज करते हैं, देखो आपको पता है एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप पैसा रेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अगर $1 बिलियन की एक बार में हो जाए, जनरली क्या होता है, इन्वेस्टर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर कभी 200 करोड़, कभी 300 करोड़ के बड़े बड़े स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप $1 बिलियन का एक सिंगल राउंड में फंड रेज कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रैगन। उसको क्या बोलते हैं? ड्रैगन। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल उबर। तो उबर ने अपने टाइम पे $1 बिलियन का राउंड करा था एक साथ, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे और उन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया था। तो क्या बोला गया उस प्रोसेस को? उसको बोला गया ड्रैगन, क्योंकि ड्रैगन वो कंपनीज होते हैं, वो स्टार्टअप्स होते हैं जो एक राउंड में, एक बार में $1 बिलियन का फंडिंग रेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बार स्टार्टअप्स क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, फुल फ्लेजेड लॉन्च करने से पहले वो थोड़े थोड़े कस्टमर्स को देते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं, ताकि अगर कोई चेंजेस करने हैं, कुछ चैलेंजेस है, तो उनको वो फिक्स कर पाए बिफोर लॉन्चिंग द फुल प्रोजेक्ट इन द मार्केट। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? कौन सा वर्जन होता है वो? तो आपने बहुत बार देखा भी होगा, आंसर क्या होगा? बेटा रिलीज। आपने देखा है। अल्फा टेस्ट क्या होता है? अल्फा टेस्ट होता है जब कंपनी इंटरनली अपनी कंपनी के अंदर ही उसको टेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग हो रही है। बीटा टेस्टिंग क्या होती है? बीटा टेस्टिंग होती है आपने लिमिटेड कंज्यूमर, लिमिटेड पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सेस दिया, वो उसको यूज करते हैं, कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी बग्स है उनको वो फिक्स करते हैं, और उसके बाद वो अपना फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डैश इज अ सबफील्ड ऑफ मार्केटिंग
फोकस्ड ऑन द रैपिड ग्रोथ ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी को आप बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रोथ हैकिंग। आपने ग्रोथ को ही हैक कर लिया है। एक कंपनी है, आज उसका रेवेन्यू एक्स हो रहा है, आपने 1 ईयर में 10x बना दिया, देन आपने 20x बना दिया, देन 50x बना लिया, तो आप क्या कर रहे हो? आप कंपनी की ग्रोथ हैकिंग कर चुके हो। कंपनी बहुत जल्दी ग्रो हो रही है और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्रोथ हैकिंग। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फेमस एंटरप्रेन्योर बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस द 300 बिलियन वर्थ? भाई 300 बिलियन नेट वर्थ को पहली बार किसने टच किया था? एक इंडिविजुअल, वो है नन अदर देन एलॉन मस्क, जिसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ 21st सेंचुरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो एलॉन मस्क की काफी सारी कंपनीज आपको पता होगा, टेस्ला हो गई, जेफ बेजोस की कौन सी कंपनी है? अमेजॉन हो गई, मार्क जकरबर्ग की कौन सी कंपनी है? फेसबुक, जिसको आज के डेट में मेटा बोला जाता है, और बिल गेट्स आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने बिल्ड किया था। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फर्स्ट पर्सन जिसका $300 बिलियन टच हुआ वो है एलॉन मस्क। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्टेज दैट इमीडिएटली फॉलोज आइडिएशन इन एन एंटरप्रेन्योर जर्नी? ठीक है, आपने एक आइडिया को डेवलप कर लिया है, अब आइडिया के बाद आप क्या करोगे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो आप बनाओगे प्रोटोटाइप। उसका प्रोटोटाइप क्या होता है? एक तरह से डेमो। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, मान लो कोई ऑटोमोबाइल स्टार्टअप है, उसके दिमाग में एक आइडिया है कि अगर हम इस तरह की कार बनाते हैं, तो वो सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, वो मैन्युअली उस पूरी की पूरी गाड़ी को बनाएंगे, उसके रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, एक पूरा का पूरा उसको लुक दे देंगे जो वर्किंग कंडीशन में होगा, ताकि दुनिया उसको देखे, इन्वेंटर्स उसको देखे, जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको देखें और उनको एक फीडबैक दे पाए और उनसे वो पैसा ग्रो करके उसका मास मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो सबसे पहले प्रोटोटाइप बनता है, उसके बाद उस प्रोटोटाइप का वैलिडेशन होता है कि भाई वैलिडेट है, क्या वो चल सकता है, और उसके बाद आप उसका क्या करते हो? कमर्शियलाइजेशन, मार्केट में उसको उतार देते हो। तो आई होप आपको भाई ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी कुछ आप यहाँ पे सीखे होगे एंड काफी ज्यादा आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी स्टार्टअप रिलेटेड, इनोवेशन रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, एंड आपके सीमैट के पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये पूरे के पूरे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना। नीचे कमेंट में बताना जरूर कि ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी। काफी मेहनत के बाद ये सारे क्वेश्चंस ड्राफ्ट करे थे ताकि आप लोगों को आइडिया लग पाए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937770 पे, या फिर हमारी वेबसाइट studybuzz.co.in पे जाके भी आप किसी कोर्स की डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो। सो टेक केयर, गुड लक।